गुड मॉर्निंग। सो मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। माहौल तो बहुत अच्छा बन पड़ा है बाहर। चलिए शुरू करते हैं। द शो मस्ट गो ऑन। मैं 2 सेशंस ऑलरेडी ले चुका हूँ आपके इस पर्टिकुलर रिफ्रेशर कोर्स में, और पिछले 2 सेशंस की अगर बात करेंगे तो पहले सेशन में मैंने पावर पॉइंट के बारे में बात की थी, जो आईसीटी की हमारी थीम है इस पर्टिकुलर कोर्स की। तो उसके अंतर्गत ब्लेंडेड लर्निंग में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का उल्लेख है, तो वो पार्ट हमने कवर किया। और परसों मैंने सॉफ्टवेयर्स कुछ आपके साथ शेयर किए थे और कुछ डेमोन्स्ट्रेशन किया था रिसर्च से रिलेटेड, और वो भी आईसीटी से रिलेटेड ही टॉपिक था। और आज मैं बहुत ही अलग से टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस, जो सॉफ्ट स्किल्स का टॉपिक हम बोल सकते हैं इसको। एक्चुअली सॉफ्ट स्किल ये टॉपिक इस टॉपिक से ही निकला है, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, उसमें से सॉफ्ट स्किल्स एक छोटा सा डोमेन हम लोग कह सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस का। पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है टॉपिक। एक डिस्क्लेमर शुरू में ही मेरी तरफ से, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ और मेरा साइकोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं है। ये टॉपिक वैसे इसके रूट्स जो है साइकोलॉजी ये डिसिप्लिन में है, और मुझे उसका बैकग्राउंड नहीं है। पर इंसिडेंटली मैं सॉफ्ट स्किल्स के ट्रेनिंग सेशंस लेते आ रहा हूँ पिछले कई सालों से, और मैं सीपीएन बेरार कॉलेज में Sir, you are not audible. आवाज नहीं आ रही सर। हा पार्टिसिपंट वेट करा, सरांच्याकडे काही इंटरनेटचा इश्यू असेल. ओके मैम। हॅलो आशिष सर, आवाज नाही येत आहे. एक मिनिट हा, मी सरांना फोन करून सांगते. बोलून घ्या. ऑडिओ नाही का मॅडम? नो ऑडिओ. फ्रेंड्स, सर लीव करके फिर से मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, वेट करिए.
हॅलो सर, येतोय आवाज आता? हो, आता क्लिअर आहे मॅडम. हां हां, ओके. स्क्रीन शेअर करतोय मॅडम. हो सर. दिसते मॅडम स्क्रीन? येस येस. चलिए शुरू करते हैं. सो आपने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में इससे पहले सुना है क्या? थोड़ा चैट बॉक्स में आप बताएंगे सो दैट मैं यहाँ से आगे का सेशन थोड़ा प्लान कर सकूं कि कहाँ से शुरू करना है. या अनम्यूट करके भी आप बता सकते हैं. आपने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में इससे पहले सुना है या आप में कोई साइकोलॉजी बैकग्राउंड का है क्या? चलो, लांबा जी का मैसेज आया है, नहीं सुना है. ठीक है. So it is related to, I mean, intelligence related to emotions, or the understandings and the feelings, what we understand and what we feel. So, Okay. so how strongly we feel about something or understand something. That Okay. is what I think. सर सुना है इसके बारे में, थोड़ा नई कंसेप्ट है अभी फिलहाल. हम्म. मतलब कैसा है कि जो भावनात्मक हमारा ये रहता है तो उसका बैलेंसिंग वगैरह इसमें बताया जाता है कि हमको कहाँ तक उसका, जैसे इमोशंस है सभी में रहते हैं, उसका हम्म. बैलेंस जरूरी है. तो इमोशनल इंटेलिजेंस उससे रिलेटेड कंसेप्ट है आई थिंक. अच्छा, बिल्कुल ठीक है. आपको थोड़ा आइडिया तो है इस कंसेप्ट के बारे में. ये थोड़ा कॉम्प्रहेंसिव सा टॉपिक है. इसके पहलू बहुत सारे हैं, जैसे मैडम ने और ओम प्रकाश जी आपने जो डिफाइन किया है, हाँ बिल्कुल सही है. ये आपने जो डिफाइन किया है इसको, ये कुछ पहलू है इमोशनल इंटेलिजेंस के, और एक 8 से 10 डेफिनेशंस मुझे मालूम है इसकी, तो वो भी मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा. और जैसे आपने बोला ओम प्रकाश जी की ये नया कंसेप्ट है. ये कंसेप्ट है वैसे पुराना ही. इवन वर्ल्ड वॉर वन जब हुई थी 1990 1914 से 1919 मेरे ख्याल से ये पीरियड था वर्ल्ड वॉर वन. उसी वक्त ये कंसेप्ट इवॉल्व हो चुका था, ऐसा मेरे पढ़ने में आया है, पर उसको इमोशनल इंटेलिजेंस ये नाम नहीं दिया गया था. तो चलिए थोड़ा सा मैं मेरे तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ. देखिए, जैसे मैं बता रहा था कि मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, और ये जो कंसेप्ट है ये इसके रूट्स साइकोलॉजी में है, पर मैंने इसको जो एक आम आदमी की भाषा में समझा है, बस उसी भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कंसेप्ट क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग ये कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं. इन जनरल हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारे पर्सनल लाइफ में, हमारे करियर में इसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में. देखिए, एक घटना हुई थी 1978 में. एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था टेड. आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो. ये बड़े फेमस मैथमेटिशियन थे. और 1978 में कुछ किस्सा ऐसा हुआ कि एक न्यूज़ ऐसी आई कि मैथमेटिशियन टेड जो है ये किसी सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व थे. और ये न्यूज़ हर किसी बड़े न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी. और फिर ऑब्वियसली चर्चा ये शुरू हुई कि इतना विद्वान आदमी जिसके पास नाम है, फेम है, पैसा भी है, सब कुछ होने के बाद ये आदमी को ऐसी क्या सूझ गई कि वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो गया. क्राइम का नेचर मेरे ख्याल से कुछ मेरे जो पढ़ने में आया था, कुछ ड्रग्स का वगैरह रिलेटेड कुछ क्राइम था. तो बस जो साइकोलॉजिस्ट थे या फिलोसोफर्स थे, उनमें चर्चा ये हो रही थी कि क्या कारण है कि ये आदमी पूरा एस्टेब्लिश होने के बाद भी इस तरीके के क्राइम में इन्वॉल्व हुआ. और चर्चा का रुख और जो डिबेट्स हुई उसमें इवेंचुअली ये माना गया कि आदमी के पास शायद टेड जो है, उनके पास शायद एक चीज नहीं थी जिसको हम ईक्यू कह सकते हैं, जिसकी वजह से शायद वो इस तरीके के क्राइम में इन्वॉल्व हुए. हाँ, विद्वत्ता तो उनके पास बहुत थी, नो डाउट, और मैथमेटिशियन थे, नाम अच्छा खासा बन चुका था. तो
ऐसा कहा जाता है कि सक्सेसफुल आदमी में जनरली एक कुछ इंटेलिजेंस का एक बास्केट होता है, और उसमें से कोई एक चीज अगर मिसिंग रहती है तो पूरा फिर थोड़ी तकलीफ हो जाती, जैसे ही टेड साहब की केस में हुई थी। और ओम प्रकाश जी जैसे अभी बोल रहे थे कि ये कंटेम्पररी या नया कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट जैसे मैं बता रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही इसके रूट्स देखे जाते हैं, उसको कुछ और टर्म यूज की गई थी, पर सही मायने में ये जो टर्म है इमोशनल इंटेलिजेंस, ये गोलमन सर जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन्होंने इसको पॉपुलराइज किया। डेनियल गोलमन सर की इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके 2 किताबें बहुत पॉपुलर है वर्ल्ड ओवर। 1995 में गोलमन सर ने पहली ये किताब लिखी जिसका नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू। और ये किताब बेस्ट सेलर्स कैटेगरी में गिनी जाती है, और ये हॉट केक की तरह उस जमाने में बिकती थी और बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। अक्रॉस द वर्ल्ड लोगों ने इसको बहुत सराहा। और उसके बाद फिर 1995 में इसका सक्सेस ऑब्जर्व करने के बाद डेनियल गोलमन साहब ने दूसरी किताब लिखी जो इसका सीक्वल आप मान सकते हो। ये मेरे ख्याल से 98 के आसपास पब्लिश हुई थी, जिसका टाइटल था वर्किंग विथ इमोशनल इंटेलिजेंस। और एक जनरल टेंडेंसी ये देखी गई है कि जो ओरिजिनल पिक्चर है उसका अगर सीक्वल बनाते हैं तो ओरिजिनल जितना सक्सेस सीक्वल को नहीं मिलता है। पर गोलमन साहब के सेंस में ये चीज एग्जैक्टली उल्टी थी। जितनी पॉपुलर उनकी पहली किताब हुई थी उससे ज्यादा पॉपुलर उनकी दूसरी किताब हुई। ये दोनों किताब मेरे पर्सनल कलेक्शन में है, ये दोनों किताबें मैंने पढ़ी है। मुझे जब पहली बार इमोशनल इंटेलिजेंस पे स्पीच देने के लिए या प्रेजेंटेशन देने के लिए बोला गया था, ये बात यहाँ से लगभग 10-12 साल पहले की होनी चाहिए। एक नेशनल सेमिनार था साइकोलॉजी से रिलेटेड, और मुझे बोला गया था कि मैं एक सेशन 1.5 घंटे का इसके ऊपर लूँ इमोशनल इंटेलिजेंस। और ऑर्गेनाइजर की तरफ से फोन आया तो मैंने जब कैजुअली पूछा कि पार्टिसिपेंट्स कौन है, तो उन्होंने बताया कि साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स रहेंगे, पीएचडी स्कॉलर्स रहेंगे, और साइकोलॉजिस्ट भी रहेंगे, और साइकोलॉजी पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स और एकेडमिशियंस भी रहेंगे। तो मैं थोड़ा टेंशन में आ गया क्योंकि मेरा वैसे साइकोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं था, पर उन्होंने शायद मेरे बारे में कहीं सुना था या मुझे ही कहीं और जगह वर्कशॉप में सुना था, तो उनको लगा कि शायद मैं ये टॉपिक के साथ जस्टिस करूं। तो उस वक्त मैंने फिर साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स कोर वाले जो बैठे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये लोग जो पढ़ते हैं इनकी भाषा में ही बात करूं। तो वो सिलसिले में मैंने ये दोनों किताबें पढ़ डाली, और ये किताब जो पहली है इमोशनल इंटेलिजेंस, ये मैंने सिंगल सीटिंग में कंप्लीट की थी। टाइम लगा था मुझे, लंबी सीटिंग हुई थी, पर ये किताब पढ़ने के बाद मैं तो सुन्न हो गया था। क्योंकि मुझे, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे नहीं बहुत ज्यादा कुछ उसमें से समझ में आया था। पर आज मैं जब इसको पढ़ता हूँ, बार बार जब पढ़ रहा हूँ, तो चीजें अनफोल्ड हो रही है धीरे धीरे। पर पहले अटेम्प्ट में मुझे इतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं आया था इसका, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल भाषा में लिखी गई थी। फिर मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट होके, मुझे दूसरी किताब के बारे में जब पता चला तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पढूं या नहीं पढूं, पर मैंने एक किताब ढूंढी, नागपुर में खरीदी और पढ़ी। और मुझे खुद को भी पर्सनली ये किताब ज्यादा समझ में आई और पसंद भी आई। इसमें एग्जाम्पल मेरे टाइप के थे, और भाषा जो थी मुझे थोड़ी सिंप्लीफाइड लगी पहले किताब से। तो ये किताब मुझे ज़्यादा बेटर लगती है, क्योंकि वर्क प्लेस को लेके जो प्रॉब्लम्स होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके, उसको लेके अच्छा खासा डीलिंग किया गया है सेकंड किताब में। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बहुत सारे दिए हुए हैं। पहली किताब में कंसेप्ट समझाने पे ज़्यादा फोकस है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, और दूसरी किताब में एप्लीकेशन का पार्ट ज़्यादा दिखता है कि रियल लाइफ में और खास करके वर्क प्लेस में इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या महत्व है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो इवन मैं भी, आपको अगर रुचि है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा कि ये दोनों किताबें एक बेस माना जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस का। मेरा में एक बहुत ही प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर है नागपुर का, उसके लिए आर्टिकल लिखा था इमोशनल इंटेलिजेंस नाम से ही, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। वैसे आर्टिकल्स मैंने बहुत सारे लिखे हैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स के लिए। और मेरा एक, जहाँ तक न्यूज़पेपर का सवाल है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स का सवाल है, मेरा एक डोमेन जो रहा है सॉफ्ट स्किल्स में मैं लिखता हूँ। पहले बहुत ज़्यादा लिखता था, अभी नहीं इतना टाइम मिल पाता है।
पर उस ज़माने में एक सीरीज़ मैंने पूरी लिखी थी सॉफ्ट स्किल्स पे और उसमें ही इमोशनल इंटेलिजेंस इसके ऊपर मैंने एक अच्छा खासा बड़ा आर्टिकल लिखा था। आप देख सकते हो ये लगभग 2 पेजेज़ पे रन हुआ था न्यूज़पेपर के। और आर्टिकल्स तो बहुत सारे लिखे थे मैंने सॉफ्ट स्किल्स पे, पर ये आर्टिकल की खासियत ये थी, जनरली मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि न्यूज़पेपर आर्टिकल की लाइफ शायद 1 दिन 2 दिन की होती है कि जिस दिन आर्टिकल पब्लिश होता है तो जिनको वो पसंद आता है वो उस दिन एक तो मैसेज करते हैं या फिर फ़ोन करते हैं। पर ये आर्टिकल जब पब्लिश हुआ तो मुझे लगभग 6 महीने तक फ़ोन आते रहे। और वही मुझे पता चला कि लोगों को इस टॉपिक को लेके कितनी उत्सुकता है और जानने में रुचि है। और ये आर्टिकल में मैंने थोड़ा-सा एक आम आदमी को समझ में आए ये कांसेप्ट वो भाषा में लिखने की कोशिश की। इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स दिए, जैसे आप देख सकते हो ये कौन बनेगा करोड़पति में शाहरुख खान ने जब एक सीज़न होस्ट किया था, उसमें कुछ किस्सा हुआ था। आज मैं डेफ़िनेटली आपको वीडियो है मेरे पास, वो दिखाने की कोशिश करूँगा अगर टाइम रहता है हम लोगों को तो। पर यहाँ पे मैंने एक आम आदमी को समझ में आए ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स इस आर्टिकल में के साथ वो एग्ज़ाम्पल्स के साथ समझाने की कोशिश की थी। इसका डेफ़िनेशन क्या है, मीनिंग क्या है? पहचानेंगे कैसे कि एक आदमी में ईक्यू कम है या ज़्यादा है? इसका महत्व क्या है लाइफ़ में? ये सब थोड़ा आम आदमी की भाषा में लिखा था, जिसकी वज़ह से मुझे बहुत सारी असाइनमेंट्स आई। कुछ तो इतने इंटरेस्टिंग वाक़या हुए उस वक़्त, टेलीफ़ोनिक कन्वर्सेशन, एक आदमी मुझे याद है 1 घंटा मुझसे बात करते रहा। उसने अपने पर्सनल अनुभव शेयर किए और मुझे थोड़ा एप्रिशिएट भी किया और मुझे बोला भी कि सर आप प्लीज़ इस डोमेन पे और काम करिए। हम आपसे और पढ़ना चाहते हैं और सीखना भी चाहते हैं। मुझे असाइनमेंट्स भी आए, बहुत सारे लेक्चर्स भी मैंने उसके बाद लिए। सो पार्ट अपार्ट मुझे मेरा एक्चुअली ये कोर डोमेन तो नहीं है, मेरा कोर डोमेन तो रिसर्च है और उसमें ही मेरे 1000 के ऊपर वर्कशॉप्स ऑलरेडी हो चुके हैं। और बीच-बीच में मुझे खुद को ये टॉपिक से प्यार है और इन जनरल सॉफ्ट स्किल्स से प्यार है, तो मैं वो थोड़े बहुत वर्कशॉप्स लेते रहता हूँ। पर ये कांसेप्ट को लेके उत्सुकता बहुत है लोगों में। और इसका एक मुझे कारण ये पता चला है कि जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके या जो किताबों में लिखा गया है, वो थोड़ा-सा आम आदमी को समझने में दिक्कत होती है। तो लोग यही चाहते हैं कि कोई अपनी भाषा में अगर समझा दे तो ये, और वही कोशिश शायद मैंने की थी इस आर्टिकल के थ्रू। आज के लेक्चर के कंटेंट्स देखते हैं, मैंने लिखे तो है 5, पर देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाएँगे। सबसे पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस के बारे में, बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के इंटेलिजेंसेस होते हैं, जो एक आदमी में होने चाहिए या होते हैं इन जनरल। उसके बाद फिर इमोशनल इंटेलिजेंस व्हिच इज़ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस यू कैन से। तो ये कांसेप्ट क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद साइंस ऑफ हाई ईक्यू एंड साइंस ऑफ लो ईक्यू, पहचानेंगे कैसे कि किसी आदमी में अगर ईक्यू की लेवल ज़्यादा है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और वैसे ही लो ईक्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और फिर कंक्लूडिंग रिमार्क्स मेरी तरफ से। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से मेरा आज का कोर्स सेशन, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस। एक 8-10 प्रकार के इंटेलिजेंसेस मेरे नॉलेज में है। एक थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, आपने सुना होगा, जिनको साइकोलॉजी का बैकग्राउंड है उन्होंने डेफिनेटली ये मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थ्योरी सुना होगा, और उसमें बहुत सारे प्रकार के इंटेलिजेंसेस का उल्लेख है। पर मैं अभी जो डिस्कस कर रहा हूँ वो सिर्फ 4 डिस्कस कर रहा हूँ, जस्ट टू स्टार्ट विथ आवर सेशन। उसमें ना एक जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा इंटेलिजेंस, जिसको कहते हैं डोमेन इंटेलिजेंस, कि ये जिसके पास होता है वो उस चीज का सुपर स्पेशलिस्ट कहलाता है, डोमेन इंटेलिजेंस। और ये बहुत कम लोगों में देखा गया है। जैसे आप क्रिकेट की बात करेंगे तो मैं जैसे क्रिकेट बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में कोई एक नाम तो फट से क्रॉप अप हो रहा होगा ना। मैं आपको कुछ भी हिंट नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ क्रिकेट बोल रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ नाम अपने दिमाग में अपने आप आते हैं। तो शायद सचिन तेंदुलकर का नाम इरप्ट हुआ होगा आपके दिमाग में जैसे मैंने क्रिकेट बोला। तो बस यही डोमेन इंटेलिजेंस को स्पेसिफाई करता है कि क्रिकेट बोलने के बाद सचिन तेंदुलकर, बॉलीवुड बोलने के बाद अमिताभ। ये जो है इनका डोमेन एक्सेलेंस हम लोग कहते हैं कि इस क्षेत्र के ये बादशाह लोग, सुपर स्पेशलिस्ट लोग। और जनरली ये जिनके पास होता है वो सुपर स्पेशलिस्ट कहलाते हैं। चलिए मैं 4 इंटेलिजेंसेस के बारे में क्विकली समझा देता हूँ। पहला जो है बहुत ही कॉमन, जिसको हम कहते हैं आईक्यू,
इंटेलिजेंस क्वोशंट, ये शायद सबसे पुराना क्वोशंट रिकॉग्नाइज किया गया हुआ, जिसको आईक्यू कहते हैं। 1905 में इसके रूट्स देखे जाते हैं। और आईक्यू आपको भी मालूम है, ये बुद्धिमत्ता का प्रमाण है कि एक आदमी कितना होशियार है, कितना विद्वान है, कितना इंटेलिजेंट है, या इंटेलेक्चुअलिटी का उसमें क्या लेवल है, ये जानने का एक प्रमाण, जिसको हम आईक्यू कहते हैं। और मुझे लगता है हम सबको ये चीज मालूम है। आईक्यू को टेक्निकल सेंस में हम हार्ड स्किल्स कह सकते हैं। स्किल्स इन जनरल दो प्रकार की होती है, एक होती है हार्ड और दूसरी होती है सॉफ्ट। हार्ड का मतलब क्या है? हार्ड स्किल, ऐसे सॉफ्ट स्किल्स के बारे में तो शायद आपने बहुत बार सुना होगा, हार्ड स्किल के बारे में शायद चर्चा थोड़ी कम होती है। हार्ड स्किल्स वो स्किल्स होती है जिसके आप प्रमाण दे सकते हो कि ये आपके पास है। जैसे आपने कोई एक कोर्स किया है, तो आपको उसमें कितने मार्क्स आए हैं, आपकी उसके पास डिग्री है क्या, इसका आप प्रमाण दे सकते हो। कि इफ सपोज आपने पीएचडी किया हुआ है, आप इसका प्रमाण दे सकते हो कि आपने सिस्टमैटिकली पीईटी क्लियर की है, कोर्स वर्क किया हुआ है, और आपको पीएचडी की डिग्री अवार्ड हुई है। यानी आप बता सकते हो कि आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, उसके आपके पास एविडेंसेस है जो आप प्रोड्यूस कर पाते हो। आईक्यू जो है, ये इसके एविडेंसेस आपके पास होते हैं। आईक्यू टिपिकली कैन बी कंसीडर्ड एज योर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, कि आप कितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं उससे पता चलता है। आप जितने ज्यादा, जैसे आपने पीएचडी की है, डॉक्टरेट किया है, ऑब्वियसली तो माना जाता है कि आप होशियार है, उस फील्ड के आप एक सीनियर और ज्ञानी व्यक्ति है, ये प्रतीत होता है। उसी तरीके से आपने अगर कुछ स्पेशलाइज्ड एग्जाम जैसे नेट और सेट क्रैक की है, तो ऑब्वियसली लोगों का आपकी तरफ देखने का नजरिया थोड़ा सा बदल जाता है। इन द सेंस, पॉजिटिव सेंस में मैं बोल रहा हूँ, कि लोग आपको इज्जत से देखते हैं और मानते हैं कि आप सही में होशियार है। यानी क्या, आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है सिस्टमैटिकली, और आपने फॉर्मली एक प्रोसीजर कंप्लीट की है, पढ़ाई की, एनरोल किया, और आपने एग्जाम पास की, और उसका आपका पासिंग का सर्टिफिकेट आपके पास है। तो हार्ड स्किल ऐसे स्किल्स होती है जिसके आपके पास, इनको हम एकेडमिक स्किल्स कह सकते हैं, द फॉर्मल एकेडमिक स्किल्स दैट यू हैव अक्वायर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देन योर एक्सपीरियंस ऑफ वन पर्टिकुलर थिंग, जैसे आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो ये आपका हार्ड स्किल है कि यू आर एसोसिएटेड विथ वन पर्टिकुलर कॉलेज फॉर 20 लॉन्ग ईयर्स। दिस कैन बी रेकन्ड एज योर हार्ड स्किल। और ये भी आपके एक विद्वत्ता का प्रमाण है कि आप कोई एक सब्जेक्ट 20 साल से पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप उस सब्जेक्ट के ज्ञानी व्यक्ति माने जाते हो, और यही से आपका आईक्यू शायद प्रतीत होता है। तो आईक्यू में जनरली 3 चीजें आती है। एक है आपके एकेडमिक्स, कि आपने कौन सी डिग्रीज अक्वायर की है। जितनी बड़ी डिग्री, ऐसा कहा जाता है, उतने ज्यादा आप होशियार। दूसरा आपका एक्सपीरियंस एक पर्टिकुलर डोमेन का, जैसे हम टीचर्स है, एकेडमिशियंस है, तो हमारा एक्सपीरियंस कितना रहा है, पढ़ाने का हो या रिसर्च का एक्सपीरियंस हो या कोई चीज का ट्रेनिंग लेने का एक्सपीरियंस हो, वो चीजें। और उसके साथ हमारी टेक्निकल स्किल्स, कि आप जिस डोमेन में हैं उससे रिलेटेड जो टेक्निकल स्किल्स, जैसे शायद हम लोग टीचिंग में है अभी, तो टीचिंग से रिलेटेड या कॉम्प्लीमेंट करने वाली जो स्किल्स है, जैसे कंप्यूटर हैंडलिंग, कि आप पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन कितने बढ़िया बना लेते हो, या फिर आपके रिसर्च पब्लिकेशंस कितने हुए हैं और कहाँ पे हुए हैं, आपने क्या स्कोपस में पब्लिकेशंस किए हुए हैं, या वेब ऑफ साइंसेस में किए हुए हैं, या आपने किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जो एक बड़े रेप्यूट के हैं, वहां पे अगर आपने आपके पेपर्स का प्रेजेंटेशन किया हुआ है, आपके प्रबंध का प्रेजेंटेशन किया हुआ है, तो माना जाता है कि आप विद्वान हैं। और ये सब आप प्रमाणित कर सकते हो कि आपने ये सब अचीव किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज योर इंटेलिजेंस क्वोशंट। पर इन जनरल इंटेलिजेंस क्वोशंट ये रिफ्लेक्ट होता है, जैसे मैं बता रहा था, कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस से, जो आपने डिग्रीज अक्वायर की है। अगर किसी ने एमबीबीएस किया है, तो उसको देखने की का जो नजरिया है सोसाइटी का, इज्जत यानी रिस्पेक्टफुली उस व्यक्ति को देखा जाता है। जितनी बड़ी डिग्री, उतनी बड़ी रिस्पेक्ट से, अदब से लोग बात करना शुरू करते हैं।
आपने अगर IITs या IIM से कोई डिग्री की है तो ऑब्वियसली आपकी तरफ देखने का नजरिया लोगों का चेंज हो जाता है। आपकी एकेडमिक अचीवमेंट, जैसे आप मेरिट में आए हो तो लोग आपको होशियार मानते हैं, यार आप मेरिट में हैं, आपके परसेंटेजेस बहुत अच्छे हैं, आपके मार्क्स, आपके नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, तो ऑब्वियसली लोगों का आपकी तरफ देखने का नजरिया होता है कि आप एक होशियार व्यक्ति हो और आपका EQ जो है वो ज्यादा है। उसी तरीके से आपने कौन से इंस्टीट्यूशन से ये कोर्सेज किए हैं, जैसे आप IITs, IIMs या फिर कोई रीजनल कॉलेजेस या फिर कोई रेप्यूटेड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जैसे हार्वर्ड वगैरह से एजुकेशन लिया है, तो ऑब्वियसली ये प्रतीत होता है कि आपका इंटेलिजेंस लेवल अच्छा खासा है। आपने कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक किए हैं, आपने अगर UPSC के कुछ एग्जाम्स या फिर MPSC के कुछ एग्जाम्स, जैसे हमारे क्षेत्र में PhD एंट्रेंस टेस्ट हो या नेट की एग्जाम हो, सेट की एग्जाम्स हो, ये अगर हमने क्लियर किए हैं तो ऑब्वियसली हम हमारे क्षेत्र के जानकार या बुद्धिमान लोगों में हमारी गणना होती है और यही एक IQ का रिफ्लेक्शन है हमारी पर्सनालिटी का। तो इन जनरल अगर देखा जाए तो IQ ये हमारी एनालिटिकल स्किल्स को इंडिकेट करता है। एनालिटिकल स्किल्स हमारा मैथमेटिकल या नंबर क्रंचिंग स्किल या न्यूमेरिकल स्किल जिसको कहते हैं, इन जनरल हमारा एप्टीट्यूड हम बोल सकते हैं जो IQ से रिफ्लेक्ट होता है। हमारा लॉजिक, हमारा रैशनल हम लोग बोल सकते हैं, ये सब प्रतीत होता है हमारे IQ से। और अगर आपके पास IQ है तो देयर आर वेरी चांसेस कि आपका रेज्यूमे जो है वो बहुत इंप्रेसिव बन जाए। और ऑब्वियसली हम रेज्यूमे में लिखते क्या है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी लाइफ की अचीवमेंट्स, और यही सब हमारे IQ का प्रतीक है शायद। और IQ ही शायद हमारा रेज्यूमे इम्प्रेसिव करने में मदद करता है। और अगर रेज्यूमे इम्प्रेसिव है तो ऑब्वियसली जहाँ कहीं भी आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, देयर आर वेरी चांसेस कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। एंड दिस इज व्हाट IQ कैन डू फॉर यू। IQ विल गेट यू टू द डोर। डोर मीन्स इंटरव्यू के लिए कॉल लाने की जिम्मेदारी शायद IQ की होती है। इंटरव्यू में आप कैसे परफॉर्म करते हो वहां पे शायद EQ का काम आ जाएगा, पर IQ ये हमारी बुद्धिमत्ता का प्रमाण है और इसके बारे में आपने डेफिनेटली सुना ही होगा। हम किसी सब्जेक्ट को कितने जल्दी समझते हैं, किसी कंसेप्ट को कितने जल्दी समझते हैं, हमारा ग्रास्पिंग पावर क्या है, हमारी मेमोरी कितनी तगड़ी है, हम जो पढ़े हैं, सीखे हैं, जो नॉलेज हमने गेन किया है, टाइम पे हमको कितना याद आता है और हम उसका कितना उपयोग कितने सही तरीके से करते हैं। शायद ये सब चीजें जो है ये हमारी IQ हम लोगों को हेल्प करती है चीजों को समझने के लिए, यानी किसी एक सब्जेक्ट को समझने के लिए, किसी सब्जेक्ट को याद रखने के लिए और नॉलेज अक्वायर करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग गेन करने के लिए शायद IQ हम लोगों को हेल्प करता है। और हमारे यहाँ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, वो नेट सेट हो या फिर स्टाफ सिलेक्शन की एग्जाम्स हो, UPSC हो, MPSC हो, बैंक के PO की एग्जाम्स हो, रेलवे बोर्ड के एग्जाम्स हो, ये जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखी जाती है, इवन स्टूडेंट्स लेवल पे जो स्कॉलरशिप की एग्जाम्स होती है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही है, इन सब एग्जाम्स में इंडिया में जनरली जो चेक किया जाता है वो IQ ही चेक किया जाता है कि आदमी कितना होशियार है। और होशियारी शायद काबिलियत बताती है अपने, यानी इस पर्टिकुलर सेंस में कि आप एक पर्टिकुलर जॉब करने के लिए तैयार है क्या। जैसे हम PhD करना चाहते तो पेट होती है और पेट का पेपर 1 जनरली जो होता है वो जनरल नेचर का एप्टीट्यूड टेस्टिंग का होता है। उसमें भी यही चेक किया जाता है कि PhD करने के लिए एक जो जनरल एप्टीट्यूड चाहिए वो आपके पास है क्या। आप PO के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो PA के लिए भी आपका जनरल एप्टीट्यूड चेक किया जाता है कि इन जनरल सेंस आपका IQ कैसा है, ये देखा जाता है। और हमारे यहाँ स्कूल में जो एजुकेशन इम्पार्ट किया जा रहा है वो स्कूल के एजुकेशन इम्पार्ट करने का जरिया भी शायद IQ इम्प्रूव करने में लगा हुआ है। हम लोगों को जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं स्कूल्स या कॉलेजेस में वो सब IQ डेवलप करने में ज्यादा फोकस करता है। हमारी पर्सनैलिटी कितनी डेवलप हो रही है उसमें शायद उसमें शायद बहुत ज्यादा फोकस नहीं है। हाँ, कुछ प्रोफेशनल और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स आज इस एस्पेक्ट पे भी काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि कॉलेजेस में भी आज सॉफ्ट स्किल्स या फिर इमोशनल स्किल्स या फिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स
इंटरव्यू टेक्निक्स, रेज्यूमे कैसे तैयार करते हैं, इसके वर्कशॉप्स आज होते हुए दिख रहे हैं। पर ये तो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हम लोग बोल सकते हैं। पर इन जनरल अगर पिछले 100 सालों का हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो पता चलेगा कि मैक्सिमम टाइम जो स्कूल और कॉलेजेस को पढ़ाने का ओरिएंटेशन रहा है वो सब्जेक्ट नॉलेज डेवलप करने में रहा है और ना ही ईक्यू डेवलप करने में। तो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स दे कैपिटलाइज मोर ऑन इम्प्रूविंग द ईक्यू लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट आता है जो आज के हमारे सेशन का कोर थीम है, जो है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये कंसेप्ट जैसे मैं बता रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही इसके रूट्स देखे जाते हैं, पर इसको ऑफिशियली ये टर्म दी गई 1964 में। जब मैं ये सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा था तो मुझे ये अंडरस्टैंडिंग आया कि ये कंसेप्ट हमारे लिए शायद नया है, पर ये कंसेप्ट हमारे लिए ना, इन जनरल मैं इंडिया के लिए बात कर रहा हूँ। लोगों को लगता है इंडिया में कि ये कंसेप्ट नया है क्योंकि इंडिया में इसका प्रचार और इसका जो डिस्कशंस है या डेलिब्रेशंस है वो शायद पिछले कुछ सालों में 10-15 सालों में देखे जा सकते हैं। पर इसके रूट्स जो है रियल सेंस में 1964 में देखे जाते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। और जैसे मैंने आपको बताया, सही मायने में ये टर्म पॉपुलराइज की गई 1995 में डेनियल गोलमन साहब ने। और आज इसको लगभग अभी 25 साल के ऊपर हो चुके हैं, ये टर्म अस्तित्व में है और पॉपुलराइज हो चुकी है। हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस के सेंस में ही ईक्यू ये शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के लिए हम आईक्यू यूज करते हैं। आईक्यू क्या है? तो इमोशनल सॉरी आईक्यू हमारी विद्वत्ता कितनी है वो जानने का एक मेजर है। मेजर यानी एक प्रमाण है, हम लोग बोल सकते हैं। और ये जनरली एक स्कोर के फॉर्म में आता है। आईक्यू का स्कोर बनता है और ऐसा कहते हैं कि जिसका आईक्यू लेवल 110 या उसके ऊपर है वो सही में होशियार माना जाता है। मैंने एक स्टैटिस्टिक्स ये भी पढ़ा था कि इंडिया में एवरेज आईक्यू लेवल, मुझे मेरे पढ़ने में कहीं आया था, इंडिया में एवरेज आईक्यू लेवल 86 मानी जाती है और वही अमेरिका में ये 90 के ऊपर कुछ मेरे पढ़ने में आया था। तो 86 ये कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं माना जाता है आईक्यू के सेंस में। और जनरली जो लोग बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, जैसे हमारे एक्स प्रेसिडेंट जो अभी नहीं रहे, कलाम साहब की बात कर रहा हूं मैं, उनका आईक्यू लेवल मेरे ख्याल से 134 मेरे पढ़ने में कहीं आया था। तो आप देख सकते हैं कि 110 120 के ऊपर जिनका आईक्यू लेवल जाता है वो सही में बहुत ज्यादा विद्वान लोग होते हैं। और जितनी भी बड़ी पर्सनालिटीज है इन सब के आईक्यू लेवल्स, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का नाम आपने शायद सुना होगा, उसका आईक्यू लेवल 140 का है, ऐसे मेरे पढ़ने में आया था। मैंने जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आईक्यू लेवल ऑफ सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड ऐसा कुछ गूगल को कमांड दिया था बीच में, और आई वॉज सो अम्यूज्ड कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिनका एजुकेशन तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ है पर फिर भी उनका आईक्यू लेवल सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा मुझे दिखा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनके तो स्कोर्स आते हैं, इनका कोई यूनिट नहीं होता है। ये आईक्यू का सिंपल स्कोर है, इसका कोई एक्सप्रेसिंग यूनिट नहीं होता है। वैशाली मैडम मुझे पूछ रही कि आईक्यू कैसे चेक करते हैं। इसकी टेस्ट आती है, आईक्यू की टेस्ट आती है, ये इंटरनेट पे भी अवेलेबल है और ये साइकोलॉजिस्ट जो है इनके पास भी ये अवेलेबल होती है। और ये अलग अलग एज ग्रुप के लिए और जेंडर वाइज भी ये अलग अलग टेस्ट होती है कि ऐसा कोई एक कॉमन जनरल टेस्ट भी आती है आईक्यू की हो या ईक्यू की भी, मैं वही बात कर रहा हूँ। ईक्यू भी आपको चेक करना है तो ये आप स्कूल के स्टूडेंट्स है तो स्कूल के टेस्ट का ईक्यू या आईक्यू मेजर करने के लिए कोई अलग टेस्ट आती है। इसमें एमसीक्यू टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को आपको सिंपली टिक मार्क करना होता है, उसके बाद आपका स्कोर काउंट किया जाता है और उसके बाद फिर कुछ रेंजेस दी गई है कि आपका स्कोर ये से ये रेंज के बीच में है तो आपका आईक्यू लेवल कितना रहेगा, लो, मीडियम, हाई, ऐसे कुछ उसमें ब्रैकेट्स दिए गए हैं। तो ईक्यू ये मेजर है इमोशनल इंटेलिजेंस का। जैसे आईक्यू है हमारे इंटेलिजेंस का, वैसे ही ईक्यू है इमोशनल इंटेलिजेंस का। इसको इमोशनल कोशेंट कहा जाता है ईक्यू को। और ये भी मेजर किया जा सकता है, अलग अलग प्रकार की टेस्ट आती है। इवन हम सब टीचर्स है तो टीचर्स का ईक्यू मेजर करने के लिए भी एक सेपरेट टेस्ट आती है। इसको स्केल कहा जाता है, ईक्यू स्केल। तो वो भी अवेलेबल है मार्केट में और ये साइकोलॉजिस्ट के पास ये सब स्केल्स होती है। मेरे पास भी है 2-4, क्योंकि मैं रिसर्च में भी हूँ ना, तो हम लोगों को रिसर्च में भी ये सब स्केल्स लगती है। तो
ये मैंने जस्ट रखी है मेरे पास 2-4 अलग-अलग प्रकार की स्केल्स, तो इससे पर मेरी खुद की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो मैं खुद का चेक करूँ, क्योंकि अगर वो इंसिडेंटली कम आ जाए तो वो मेरा हक नहीं बनता है कि मैं आपको ये सब पढ़ाऊँ। इसलिए मैंने सोचा कि यार कुछ चीज़ें नहीं मालूम रही तो ही अच्छा रहता है। वेल देखिए ईक्यू की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, पर इंडिया के सेंस में मुझे लगता है ईक्यू को सिंपल तरीके से अगर डिफाइन करना है तो इसको मैं कहूँगा कि जनरल स्मार्टनेस, एक आदमी कितना स्मार्ट है, कितना चीज़ों को आसानी से टैकल कर लेता है। यू नो आप जस्ट हमारी डेली लाइफ के अगर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, हम सब टीचर्स हैं, हम लोगों को ना हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल से कोई एक चीज़ अप्रूव कर लेनी है, इट्स सपोज ओके, और स्टाफ रूम में यही बात हो रही है सब कि प्रिंसिपल सर को कहते हैं कि सर प्लीज ये चीज अप्रूव करा दीजिए। अभी स्टाफ रूम में तो है 20-25 लोग, पर जाएगा कौन सामने? तो उसके लिए हम एक ऐसे आदमी को ढूंढते हैं कि जो बराबर ये चीज को टैकल कर लेगा और सर को मना लेगा। बस जो हमारे डेली लाइफ में आपके स्टाफ रूम में ऐसा कोई एक बंदा डेफिनेटली होगा कि आप सब लोग उसकी तरफ देखते हैं कि यार आप बात करो, आप अच्छे से बात कर लेते हो। तो मुझे लगता है वही एक आदमी जो है वो ईक्यू का अच्छा खासा चलता फिरता पैकेज है। उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा शायद कि ईक्यू यानी क्या है। यानी ये चीज को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, पर ऑब्जर्व करके समझना मुझे लगता है कि ये बेटर एक तरीका है ईक्यू को अंडरस्टैंड करने का। तो मैंने कुछ टर्म्स ये पढ़ी है और मुझे इवेंचुअली यही समझ में आया है कि ईक्यू ये शायद एक ट्रेंडी टेक्निकल टर्म वर्ल्ड ओवर यूज हो रही है, पर हमारी डेली लाइफ में इसको एक आदमी अगर इन जनरल स्मार्ट है, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर लेता है, सिचुएशंस को संभाल लेता है, जिसको हम इन जनरल स्मार्टनेस कहते हैं कि यार स्मार्ट बंदा है। तो बस स्मार्ट यानी दिखने में अच्छा नहीं, मैं स्मार्ट बोल रहा हूँ कि जो सिचुएशन को ठीक से टैकल कर ले। और बस मुझे लगता है वही शायद ईक्यू का एक पहलू है। ईक्यू ये एक पर्सनालिटी का ट्रेट भी माना जाता है, पर्सनालिटी की एक कैरेक्टरिस्टिक, और ये सॉफ्ट स्किल की भी एक ट्रेट आप बोल सकते हो या एक फ्लेवर बोल सकते हो सॉफ्ट स्किल का। जैसे मैं बता भी रहा था, ईक्यू ये बड़ी चीज है और सॉफ्ट स्किल उसमें का एक पहलू है। जैसे आप कम्युनिकेशन स्किल किसी आदमी की अच्छी है तो हम बोलते हैं ना उसमें सॉफ्ट स्किल है। तो हाँ, ईक्यू वो एक चीज है कि जिसका कम्युनिकेशन प्रॉपर है, शायद एक पर्टिकुलर कॉम्पिटेंस आप बोल सकते हो ईक्यू को। और इसमें और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ये जो 4 वर्ड्स लिखे स्मार्टनेस, पर्सनालिटी, सॉफ्ट स्किल, कॉम्पिटेंस, और इसमें ही एक मैं ऐड करना चाहूंगा जो है मैच्योरिटी। एक आदमी की इमोशनल मैच्योरिटी को भी शायद, कि आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं पर दिखते नहीं है बाहर से, चीजों को बहुत आसानी से टैकल कर लेते हैं। मैंने रिसेंटली एक स्टोरी मेरे पढ़ने में आई थी कि एक बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी हालत बहुत बुरी है और उसके पापा बहुत ही पैनिक हो चुके हैं, और वहाँ पे डॉक्टर उपस्थित नहीं है, और फिर वो जो पिताजी है वो पूरे अस्पताल में कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है। हाइपोथेटिकल स्टोरी है, मेरे पढ़ने में आई थी। और फिर वो डॉक्टर वहाँ पे होते नहीं है, तो वो जो बच्चा है उसके पिताजी वहां से उनके स्टाफ को चिल्लाते हैं कि मेरा बच्चा इतना सीरियस है और डॉक्टर नहीं है, मुझे फोन नंबर दीजिए। और वो फोन करते हैं डॉक्टर को और उल्टा सीधा बोलते हैं डॉक्टर को। और डॉक्टर फिर जब आते हैं क्लिनिक में, फिर भी उनका गुस्सा कुछ शांत नहीं होता है। वो जब जा भी रहे थे ऑपरेशन थिएटर में तभी भी वो बोल ही रहे थे कि मेरा बच्चा इतना सीरियस है और आप बाहर हैं, ऑल दैट। डॉक्टर शांति से अंदर जाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, बाहर आके पिताजी को कहते हैं कि नाउ ही इज आउट ऑफ डेंजर। और फिर ऑब्वियसली कारण ये पता चलता है कि डॉक्टर साहब लेट क्यों आए या टाइम पे क्यों नहीं पहुंच पाए। तो एक्चुअली वो डॉक्टर साहब के ही बच्चे की डेथ हुई होती है और वो फ्यूनरल में होते हैं। यानी आप देखेंगे ये व्यक्ति ने, जो डॉक्टर एक्चुअली डिस्टर्ब तो वो था ना, तो उन्होंने एक्चुअली इस सिचुएशन को बड़े ही शांति से, क्योंकि उनका जो ड्यूटी था वो भी, दोनों ड्यूटी उन्होंने ठीक से परफॉर्म की ली। तो इसको मैं कहता हूँ इमोशनल मैच्योरिटी, आप चीजों को कैसे टैकल करते हो। और एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, हाँ ये मुझे मेरे ही एक परिचित है, उन्होंने ये किस्सा सुनाया था जब उनके साथ में इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस कर रहा था। तो उन्होंने मुझे एक वाकया बताया था, ये कहाँ हुआ मुझे मालूम नहीं, पर उन्होंने जो स्टोरी बताई थी वो धुंधली धुंधली मुझे याद है। और उन्होंने
बताया था कि ये मैंने अनुभव किया या उन्होंने कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। किस्सा कुछ ऐसा था कि एक पुलिस हेडक्वार्टर में कुछ सीरियस लेवल की मीटिंग चल रही थी और वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर जो उस पर्टिकुलर मीटिंग को चेयर कर रहे थे, प्रेसिडेंट थे। अचानक से एक आदमी उनके पास आता है, मीटिंग चल रही है, ये क्लोज़ डोर मीटिंग थी और फिर भी उनका एक असिस्टेंट नॉक करके अंदर आता है और उनको भी पता चलता है कि मीटिंग में आने की इसने हिम्मत की है, तो वैसा ही कुछ कारण होगा, तो वो इशारे से अंदर उसको बुला लेते हैं। और फिर वो बंदा उनके कान में कुछ कहता है और वो मीटिंग को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि जेंटलमैन यू प्लीज कंटिन्यू विथ योर डिस्कशंस, आई विल जॉइन यू इन अ फाइल। और वो जाते हैं और थोड़ी देर में एक वापस आते हैं और फिर ऑब्वियसली मीटिंग कंप्लीट करते हैं और ओवर द कप ऑफ कॉफी सब लोग फिर वही चर्चा करते हैं कि साहब तो जनरली कभी जाते नहीं ऐसे मीटिंग छोड़ के। तो उनको पूछा जाता है कि क्या हुआ, तो ऑब्वियसली उनका कहना ये था कि अ, सामने एक चौक है, वहाँ पे कुछ दंगे चल रहे थे और मारकाट कुछ चल रही थी, तो मुझे वहाँ पे जाना ज़रा ज़्यादा ज़रूरी लगा। तो सब लोग इतने अगास्ट रहते कि आप इतना शांति से कैसे बात कर सकते हो? और वो आदमी जब आपके पास आया, आपने सिर्फ़ सर हिलाया, मैं आ रहा हूँ करके। ये देखिए ये सिचुएशन इतनी टेंस, अदरवाइज़ एक आम आदमी की रिएक्शन क्या होती है? क्या बात कर रहे हो? कैसे हुआ? कब हुआ? ये जनरल रिएक्शंस आती है, इसको कहते हैं रिएक्शन देना। और ये साहब ने जो एग्ज़िबिट किया डिमेनर, इसको हम कहते हैं सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना। ये एक फ़र्क है कि सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना और रिएक्ट करना, ये दोनों चीज़ें अलग है। और जिनका ईक्यू लेवल ज़्यादा होता है ना, वो सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करते हैं, ना ही रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट यानी क्या? आप सिर्फ़ यहाँ पे चिल्ला के क्या करोगे? योर ड्यूटी इज़ कि योर फोकस शुड बी कि आप वो सिचुएशन को कैसे टैकल करते हो। देखिए, एक मज़ेदार स्टैटिस्टिक्स मेरे सामने आया था। ईक्यू के कुछ पहलू मैं एक-एक करके अनफोल्ड कर रहा हूँ आपके सामने जस्ट, और कुछ एग्ज़ाम्पल्स के साथ ऑब्वियसली। एक स्टैटिस्टिक्स मेरे सामने ये आया था बीच में जब मैं स्टडी कर रहा था। इसका कैप्शन ही ये था कि व्हाई पीपल चेंज जॉब्स, कि लोग जॉब चेंज क्यों करते हैं। उसमें तथ्य ये सामने आया कि 75% लोग जॉब इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वो जॉब के नेचर को लेके परेशान नहीं है, वो तो अपने बॉस को लेके परेशान है। यानी क्या, लोग जो है, पीपल डोंट क्विट जॉब्स, दे क्विट बॉसेस। उनको काम का प्रेशर नहीं है, बताइए ना साहब कितना काम करना है, 8 की जगह 10 घंटे काम करना है, वो आर रेडी। पर जिसके साथ काम करना है ना, वो अगर ठीक उसके साथ नहीं बनती है, या फिर उसका उसका स्वभाव या उसका बिहेवियर आपके प्रति अगर ठीक नहीं रहा, तो आदमी नहीं टिक पाता है। एंड इसके रूट्स जो है ना पूरे, ये शायद ईक्यू में ही लाए होते हैं। कि लोगों का कहना क्या है कि काम करना डिफिकल्ट नहीं है साहब, लोगों को संभालना ही ज़्यादातर। आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को थोड़ा-सा इमेजिन करिए, उनको लोगों को संभालना ही एक सबसे बड़ा टास्क होता है। काम का प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता है। जो अलग-अलग व्यूज़ आते हैं, अलग-अलग प्रकार के लोग, अलग-अलग प्रकार की सोच, एक ही चीज़ को देखने का, समझने का, रिएक्ट करने का, हर एक का तरीका अलग, और यही शायद एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितने भी बॉसेस हैं, उन पे होती है। देखिए, एक मैं आपको एक किताब भी रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आपको सही में ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है या और जानने की कोशिश अगर आप करना चाहते हो, तो डॉक्टर दिलीप सिंह करके हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है जो इंडियन लैंग्वेज में, यानी बहुत सिंप्लीफाइड इंग्लिश में है। डॉक्टर दलीप सिंह करके हैं, वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल इंटेलिजेंस एट वर्क प्लेस, ये नाम से है। इमोशनल इंटेलिजेंस एट वर्क प्लेस, ये नाम से छोटी सी किताब है, लगभग 150-200 पेजेस की किताब होगी, और ये भी मैंने सिंगल सीटिंग में पढ़ी थी। बहुत ही बढ़िया किताब लगी मुझे ये, और ये बहुत सस्ती भी है। इनके दलीप सिंह सर के वीडियोस भी यूट्यूब पे हैं, आप ज़रूर देख सकते हैं। बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से सर ने इसको समझाया है, बहुत अच्छा काम किया है सर ने। और मैं तो पर्सनल फैन बन चुका हूँ इनका, वीडियोस भी देखे मैंने, किताब भी मालूम नहीं कितनी बार पढ़ ली, और उसमें से ही कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। और ये आपकी स्क्रीन पे अभी जो दिख रहा है, डिफरेंट प्रोफेशंस रिक्वायर डिफरेंट लेवल ऑफ आईक्यू, ये सर की किताब से ही एक लाइन मैंने ली है। सर का कहना ये है कि जितने भी अलग-अलग प्रकार के प्रोफेशंस होते हैं, वहाँ पे अलग-अलग प्रकार के ईक्यू लेवल
के लोगों की आवश्यकता होती है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जहां पे आपके जॉब के स्वरूप में आपका लोगों से ज्यादा पाला पड़ता है, यानी में वहां पे आपको ईक्यू ज्यादा होना जरूरी है। जहां पे ह्यूमन इंटरफेस कम है, ह्यूमन इंटरेक्शंस या फिर पब्लिक इंटरफेस कम है, जहां पे आपका इन जनरल लोगों से कम पाला पड़ रहा है, वहां पे आपका ईक्यू लेवल कम रहा तो भी चल जाएगा। आप इमेजिन करिए कि बैंक के एक काउंटर पे जो बंदा बैठा है उसका ईक्यू लेवल ज्यादा होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मालूम नहीं दिन भर में कितने प्रकार के लोगों से वो ट्रांजैक्ट करता है। आप देख लीजिए जहां कहीं भी जिस किसी प्रोफेशन में लोगों से ज्यादा पाला पड़ता है, जैसे डॉक्टर्स, पुलिस कर्मचारी हो, या फिर आप बात कर सकते हैं हमारा खुद का प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन, कि यहाँ पे आप पॉलिटिशियंस देखेंगे कितना सारा रोज पब्लिक से पाला पड़ता है। हमारे प्रोफेशन की अगर बात करते हैं तो हमारा पाला पड़ता है डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स से, उनके पेरेंट्स से, आप बोल सकते हो। जहाँ कहीं भी जहाँ कहीं भी लोगों से आपको ज्यादा इंटरेक्शन करनी है, वहां पे ईक्यू लेवल, आपके पास आईक्यू कम रहा तो भी चल जाएगा पर ईक्यू लेवल ज्यादा रहना अपेक्षित होता है, जहां कहीं जॉब का नेचर में आपके इंटरेक्शंस पब्लिक के साथ या इन जनरल लोगों के साथ ज्यादा हो रहे हैं। ये थोड़ा सा और मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा कि अगर टाइम मिलता है तो। मेरे पास प्रोफेशन वाइज कुछ स्टैटिस्टिक्स भी है इसको लेके और टीचिंग का उसमें उल्लेख है, और वो दिलीप सिंह सर की किताब में इसका पूरा का पूरा लिस्ट दिया है रैंक वाइज, हाँ, कि नंबर 1 रैंक पे ईक्यू लेवल जो प्रोफेशन है उस पे कौन सा होना चाहिए, और टीचिंग का भी उसमें ऊपर के लेवल पे ही आका गया है। थोड़ा सा डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं। ईक्यू का और एक पहलू मैं आपको अनफोल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ ऐसे लोग हमारे शायद नेटवर्क में हैं आज अभी भी, कि जिनको हम बहुत समय से जानते हैं, 25-30 साल या उससे भी ज्यादा समय से हम इनको जानते हैं, या उनके बचपन से हम इनको देखते आ रहे हैं, और बचपन में लग रहा था कि ये बच्चा कुछ कर नहीं पाएगा लाइफ में, और आज वो सबको सरप्राइज कर रहा है या शॉक कर रहा है, अच्छा खासा सक्सेसफुल बन चुका है। एक ऐसा देखा गया है रियल लाइफ में कि जो बच्चे क्लासरूम में या इन जनरल स्कूल में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, पर बड़े होके वो अपनी लाइफ में तो अच्छा कर लेते हैं, और इसका कारण ही शायद ईक्यू में देखा गया है। एक बच्चा अगर स्कूल में बहुत अच्छा नहीं है, मतलब क्या है, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, उसके एग्जाम्स में अच्छे नंबर्स नहीं आ रहे हैं, तो लाइफ में हम कंसिडर करते हैं कि ऐसे बच्चे जो स्कूल में अच्छा नहीं कर पा रहे वो शायद लाइफ में अच्छा नहीं कर पाएंगे, अच्छी जगह सेटल नहीं होंगे और इन जनरल सक्सेसफुल नहीं होंगे। पर रियल लाइफ में तो ऐसी अनगिनत केसेस आपको दिखेगी कि जहाँ पे स्कूल में तो अच्छा नहीं था बच्चा, पर लाइफ में तो बेहतर कर रहा है। मैं और एक इस डिस्कशन को आगे लेके जा रहा हूँ। हम सबके एग्जाम्पल्स कंसिडर करते हैं। आप अपने स्कूल डेज या कॉलेज डेज को याद करिए, और आप अपनी क्लासरूम को याद करिए, खास करके स्कूल की क्लासरूम। और आज ये सोशल नेटवर्किंग की वजह से आप देखते हैं, जैसे व्हाट्सएप या फेसबुक की वजह से आज मेरे ख्याल से आप मेरी उम्र के ही होंगे, मैं मिड 40s में हूँ, तो आज मेरे स्कूलमेट्स तो मेरे टच में है, अलग अलग स्कूल में या अलग अलग कॉलेजेस में जो पढ़ा हूँ, शायद सभी व्हाट्सएप के ग्रुप में मैं हूँ, और मेरे ख्याल से आप सबका भी सेम ही सिचुएशन होगा कि आप लोग भी आपके स्कूलमेट्स के कांटेक्ट में अभी भी होंगे, और कॉलेज के जो आपके दोस्त लोग थे उनके भी कांटेक्ट में आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू होंगे ही। तो मैं जस्ट ये आपको सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पल भर के लिए अपनी क्लासरूम, स्कूल की खास करके, याद करने की कोशिश करिए, और आपके बैक बेंचर्स को याद करिए कि पीछे के बेंचेस में कौन बैठा करता था, और वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए कि वो लोग अभी भी आपके कांटेक्ट में हैं क्या। तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग तथ्य आपके सामने शायद आएगा। हम लोग बैक बेंचर यानी पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं, ऐसा कहते हैं कि जो एकेडमिक्स में सर इतना अच्छा नहीं। सर सॉरी सॉरी मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। बैक बेंचर्स की बजाय अपन आउटस्टैंडिंग, बाहर क्लास के बाहर खड़े रहने वाले आज आउटस्टैंडिंग बन गए। हाँ बिल्कुल सर क्या पर्सपेक्टिव है सर, मारुति सर, सही सही पर्सपेक्टिव है सर कि हाँ, रियलिटी है सर। ओके 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 सर। बिल्कुल बिल्कुल, जो क्लास के आउट में रहते थे वो आज सही में दे आर एक्चुअली स्टैंडिंग आउट इन द लाइफ।
थैंक्स फॉर द एडिशन मारुति सर। तो मैं जस्ट एक बैक बेंचर करके एक जस्ट कंसेप्ट लेके, क्योंकि मैं भी खुद बैक बेंचर रहा हूँ आपको सुन के शायद ताज्जुब लगेगा। और इसलिए नहीं कि मैं पुअर एकेडमिशियन था, मेरी हाइट थोड़ी ज्यादा है, 6 फुट के आसपास मेरी हाइट है, तो मुझे बैक बेंचर के साथ ही बिठाया जाता था। और इंसिडेंटली फिर संगत का असर तो होता ही है ना तो मैं भी पढ़ाई में बहुत अच्छा तो नहीं रहा हूँ, मेरे मार्क्स तो बताने लायक भी नहीं है 10वीं 12वीं के, पर फिर भी मुझे तो लगता है ठीक ठाक ही कर रहा हूँ पार्ट अपार्ट। पर मैं आपको जस्ट ये सजेस्ट कर रहा था कि आप अपने स्कूल के भी जो बैक बेंचर्स है उनको याद करने की कोशिश करिए, और आज वो लाइफ में क्या कर रहे हैं थोड़ा सा जानने की अगर कोशिश करेंगे, तो मैं जो कह रहा हूँ आप शायद कन्विंस हो जाएंगे कि ऐसा जरूरी नहीं कि बैक बेंचर्स लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, या जिनके मार्क्स अच्छे नहीं है, जब पढ़ाई में जो बच्चे अच्छे नहीं है वो लाइफ में अच्छा नहीं कर सकते, ऐसा तो जरूरी नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ। ये मैं अभी आपको 2-3 और पिक्चर्स दिखा रहा हूँ जिसमें बड़े बड़े लोग ये कह रहे हैं, चेतन भगत का नाम है उसमें, शिव जॉब का नाम है, मैं स्टैटिस्टिक्स दिखा ही रहा हूँ। पर फॉर द टाइम बिंग आपको भी शायद ये रियलाइज हुआ होगा कि जो बैक बेंचर्स है, मैंने जो ऑब्जर्व किया मेरे कांटेक्ट में जो मेरे स्कूल मेट्स हैं, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे और ये सामने आया कि मेरे स्कूल के जो बैक बेंचर्स थे वो आज मोस्टली बिजनेस में है, नौकरी में ये बहुत कम देखे हैं मैंने, और अच्छा खासा कर रहे हैं, हाँ। अगर इनकम वगैरह अगर कंपेयर करते हैं तो सैलरीड लोगों से ज्यादा ही इनकम मुझे तो दिख रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी मुझे तो नहीं लगा कि बैक बेंचर्स या जिनका आईक्यू लेवल कम है वो शायद जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो ऑब्वियसली फिर क्या है कि जिसकी वजह से जिनका पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा ना करते हुए भी लाइफ में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसका कारण शायद ईक्यू हो सकता है, और ईक्यू की वजह से ये सक्सेस वो शायद अचीव कर पाए हैं। तो ईक्यू का और एक पहलू जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज नॉट आईक्यू दैट ओनली मैटर्स इन द करियर सक्सेस और द सक्सेस इन लाइफ ऑफ अ पर्सन, बट ईक्यू दैट एक्चुअली मैटर्स इन द सक्सेस ऑफ अ पर्सन। EQ जैसे मैंने आपको बताया था कि IQ क्या इंडिकेट करता है, उसी तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ EQ क्या इंडिकेट करता है। EQ इंडिकेट करता है कि आप क्लासरूम के बाहर कितने स्मार्ट हो, आप कितने ब्राइट हो। जिनका IQ अच्छा है, हाँ बिल्कुल वो क्लासरूम में बहुत छाए हुए हैं, पर जो EQ जिनका अच्छा होता है ना वो लाइफ में छाए हुए होते हैं रियल लाइफ में बात कर रहा हूँ। जिनका EQ अच्छा होता है ना वो रिसोर्सफुल होते हैं। रिसोर्सफुल का मतलब है इनका नेटवर्किंग बहुत ही तगड़ा होता है, इनकी ना इन जनरल लोगों के साथ बहुत बनती है। देखिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ जो शायद हमारे सबके सबके साथ लागू हो जाएगा। देखिए हम सब लोग बहुत सारे ग्रुप्स है हमारे, फ्रेंड्स के हो और रिलेटिव्स के हो। अगर फ्रेंड्स की बात करते हैं ना तो आप ही देखेंगे हम सबके अलग अलग प्रकार के फ्रेंड्स के ग्रुप्स हैं। कॉलोनी वाले फ्रेंड्स जहाँ पे रहते हैं वो एक अलग ग्रुप है, हमारे स्कूल वाले फ्रेंड्स का ग्रुप अलग है, हमारे कॉलेज वाले ग्रुप का फ्रेंड फ्रेंड का ग्रुप अलग है, हम जहाँ पे काम करते हैं या करते थे पुराने किसी कॉलेज में वहाँ के फ्रेंड्स अलग है, अभी जहाँ पे काम कर रहे हैं, ऐसे कितने सारे हमारे फ्रेंड्स के ग्रुप्स हैं। तो ऑब्वियसली ग्रुप्स है तो गेट टुगेदर्स या पिकनिक्स वगैरह हमेशा होती ही रही है। आप जस्ट इमेजिन करिए, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ईक्यू यानी क्या। हमारे सबके ग्रुप में कोई एक बंदा ऐसा होता है जो उस ग्रुप की जान होता है। किडिंग मी? अगर आप वो है तो मैं सही में आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा मैं बात कर रहा हूँ कि हर एक ग्रुप में ऐसा एक बंदा होता है जो ग्रुप की जान होता है। कोई एक प्रोग्राम प्लान करना है ना तो उसके बिना शायद वो प्लान नहीं हो सकता है। कोई एक सिंपल सी पिकनिक भी प्लान करनी है और वो बंदे ने ही अगर हाथ ऊपर कर दिया कि सॉरी यार मेरा नहीं जम पा रहा है, आप बिलीव करिए शायद वो पिकनिक ही कैंसिल हो जाती है या फिर पोस्टपोन हो जाती है कि भाई तेरा जब जमेगा तब जाएंगे, ऐसी बात होती है शायद। ये जो बंदा है ना ये शायद पूरे पूरे के पूरे ग्रुप को कनेक्ट करने का एकलौता थ्रेड बोल सकते हैं, getting me? और ये जो बंदा है ये शायद इसकी सबके साथ बनती है, सबके साथ बनती है, सब उसको मानते हैं। और मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये ईक्यू के ही हाइलाइटिंग फीचर्स है। एक बंदे में ईक्यू है यानी क्या, मैं जो बोल रहा हूँ रिसोर्सफुल, इसको ना एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसके शब्दों में भी वजन होता है। इसने कहा तो ठीक है यार,
तू कह रहा है तो कर लेते हैं, ये जो एक रिस्पेक्ट है या फिर ये जो आदर जिसको हम कहते हैं, ईक्यू जिनका ज्यादा होता है उनके ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। इनका सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, इनका पॉपुलैरिटी, इनका दोस्तों का नंबर, इनकी कनेक्टिविटी, और सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं, इनको वेल रिसेप्टिविटी जिसको कहते हैं वो भी, इनकी लाइकेबिलिटी आप कहेंगे। तो अगर आपको ईक्यू को समझना है ना, मैं कहता हूँ किताबें पढ़ के शायद ईक्यू ज्यादा समझ में नहीं आएगा, मैं तो कहता हूँ लोगों को ऑब्जर्व करके ही ईक्यू ज्यादा समझ में आएगा। और मैं भी जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किताबों में जो पढ़ा है वो तो सिर्फ कंसेप्ट समझा है, पर मैं जो भाषा में बात कर रहा हूँ ये मेरे ऑब्जर्वेशंस है। मैंने जो ईक्यू को समझा है और जो एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ, ये मैंने भी मेरे ग्रुप्स में देखा कि कोई, हाँ मेरे भी ग्रुप में है ऐसे बंदे कि जिनको देख के शायद मैं ईक्यू समझा हूँ कि यार ये बंदा है ईक्यू का चलता फिरता पैकेज, और उसको कॉपी करेंगे ना तो लाइफ बहुत बेहतर होती हुई। मैंने तो जिस दिन से मैंने ईक्यू का काम शुरू किया है ना, पढ़ने का हो या समझने का हो या चीजों को ऑब्जर्व करने का, मैं बता रहा हूँ मेरी खुद की पर्सनालिटी में तो बहुत फर्क आया है। मैं चीज़ों को समझना, लोगों को समझना शुरू कर दिया, और लाइफ शायद ट्रांसफ़ॉर्म होते हुए दिख रही है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं पढ़ाई में शायद बहुत अच्छा नहीं था, या मेरे मार्क्स अच्छे आते नहीं थे, या मैं बैक बेंचर था। आज जो भी प्रोफ़ेशन में हूँ मैं ठीक-ठाक ही कर रहा हूँ। यानी एट लीस्ट आई एम वेरी हैप्पी कि 10 साल पहले अगर मुझे किसी ने बोला होता कि यार 10 साल के बाद तो आईसीटी के किसी रिफ्रेशर कोर्स में 37 लोगों के सामने, जो भी बहुत ही इलाइट क्लास है उनके सामने अगर सेशन दे रहा होगा, 10 साल बाद तेरी ये सिचुएशन रहेगी, तो मैंने शायद उसको हंसी में उड़ा दिया, क्या बात कर रहा है, ऐसा हो सकता है क्या कभी। बट जिस दिन से ईक्यू को समझना शुरू किया है ना, मैंने मेरे लाइफ में तो चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईक्यू और ईक्यू, इनमें हमेशा ही बहुत सारे डिबेट्स होते गए हैं कि ईक्यू बेटर है या आईक्यू बेटर है। और इसको लेके ना दिलीप सिंह सर ने ही उनकी किताब में एक स्टोरी नरेट की है, जो मैं आपके सामने जस्ट एक नरेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं तो बोलूंगा आपको डेफिनेटली वो किताब पढ़ लीजिए यार, वो सिंगल सिटिंग में पढ़िए, तसल्ली मिलेगी। और मुझे लगता है एक अच्छा खासा वैल्यू एडिशन, मैं तो खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मेरी पर्सनालिटी तो धीरे धीरे चेंज हो रही है जब से ये चीज़ों को समझना शुरू कर रहा हूँ। क्योंकि एक बड़ी चीज़ मुझे समझ में आई, चीज़ों को रिएक्ट नहीं करना चाहिए, चीज़ों को रेस्पॉन्ड करना चाहिए। ये ये शायद एक लाइन सिंपल सी है, पर ये समझने के लिए बहुत टाइम लग जाता है बॉस। और जब आप एक्चुअली ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो लाइफ में, तो लगता है जिंदगी बहुत हसीन है। और कौन सी चीजों के पीछे अभी तक पड़े थे, हंसी आती है। पार्ट अपार्ट चलिए, मैं अजय विजय की स्टोरी बता रहा हूँ। अजय और विजय ये दोनों एमबीए के स्टूडेंट्स हैं, एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। और इसमें अजय जो है ये क्लास का टॉपर है, और इसका ना आईक्यू लेवल बहुत तगड़ा, ये ना हर चीज में टॉप करता है। स्कूल कॉलेजेस में जो इवेंट्स होते हैं, या फिर खास करके एकेडमिक इवेंट्स, जो कोई भी एग्जाम होती है उसमें पहला नाम शायद अजय का ही आता है। स्कूल के सॉरी कॉलेज के जो टीचर्स है, अगर कोई प्रेजेंटेशन करना है तो वो अजय की तरफ ही देखते हैं कि भाई आज स्कूल में गैदरिंग है या कोई बड़ा प्रोग्राम है, गेस्ट लेक्चर होने वाला है, तो उनका इनका इंट्रोडक्शन आप ही करेंगे। ऐसे सब जिम्मेदारियां जो है वो अजय की तरफ दी गई है। और अजय का जो क्रीडेंशियल्स है, एकेडमिक क्रीडेंशियल्स, वो सही में देखने लायक है। और इसी की वजह से उसका सीवी जो है, उसका रेज्यूमे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव बन पड़ा है। और रेज्यूमे इंप्रेसिव है तो ऑब्वियसली हर कोई बड़ी कंपनी में जब वो अप्लाई करता है तो उसको इंटरव्यू के लिए कॉल तो आ ही रहे हैं। ये सब होने के बाद भी अजय में एक प्रॉब्लम है। एक्चुअली अजय क्लासरूम में इस तरीके से छाया हुआ है, खास करके एकेडमिक के सेंस में, एक होशियार व्यक्ति, तो ऑब्वियसली क्लासरूम के बाकी जो स्टूडेंट्स है वो उससे अपने कांटेक्ट बढ़ाने की, या उसके साथ अपना क्या बोलते हैं, फ्रेंडशिप करने की ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं जाके बात करने में। पर अजय जो है उसको मालूम है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और इसीलिए शायद उसमें थोड़ा ईगो भी आ चुका है, और वो उसने कभी भी किसी को अपने पास आने नहीं दिया। इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप की बात कर रहा हूँ मैं, वो फ्रेंडशिप कभी नर्चर ही नहीं होने दी उसने। और थोड़ा-सा अरोगेंटली बात करना, क्योंकि स्वाभाविक है, होता है, बड़े-बड़े लोगों में भी ये होता है। तो अजय कुछ इस तरीके की पर्सनैलिटी है। उसी क्लास में विजय एक बंदा है, और विजय पढ़ाई में तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर विजय भी क्लासरूम की जान है।
कौन से सेंस में? फ्रेंडशिप, नेटवर्क, हेल्पफुलनेस, केयरिंग एटीट्यूड, इन सब की वजह से विजय का नेटवर्क बहुत अच्छा है। आप भी देखेंगे कि एक ही क्लासरूम जिसमें 50 स्टूडेंट्स है, वो पर्टिकुलर क्लासरूम में भी आप देखेंगे छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं। आप अपनी खुद की केस ले लीजिए ना, कि आप जिस स्कूल में, कॉलेज में पढ़े हैं उसमें 50-60 स्टूडेंट्स थे, तो 50-60 का ऐसा एक बड़ा ग्रुप होने के बाद भी छोटे छोटे ग्रुप्स तो बन ही जाते हैं ना, 5-5, 6-6 लोगों के। और विजय एक ऐसा बनता है कि ये एक क्लासरूम के जो 7-8 ग्रुप है, पूरे 7-8 ग्रुप में एक ही चीज कॉमन है, वो है शायद विजय। क्योंकि विजय को लाइकेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी शायद ज्यादा है। आगे चल के ये दोनों का एमबीए हो जाता है और ये दोनों इंटरव्यूज देना शुरू कर देते हैं जॉब के लिए। अजय 4 इंटरव्यूज फेस करता है, विजय भी 4 इंटरव्यूज फेस करता है। ताज्जुब की बात, अजय जो है चारों इंटरव्यूज क्रैक कर लेता है, क्योंकि उसका रेज्यूमे जो है वो बहुत बेटर है। विजय का भी वही है, रेज्यूमे इतना अच्छा इंप्रेसिव नहीं है, पर फिर भी जितने भी इंटरव्यू के कॉल आ रहे हैं वो सक्सेसफुली क्रैक तो कर रहा है। फिर दोनों एक एक नौकरी सिलेक्ट करके जॉब में ज्वाइन कर लेते हैं, और 1 साल बाद सिचुएशन कुछ ये हो जाती है, जिस दिन विजय को प्रमोशन का लेटर मिलता है उसी दिन अजय जो टॉपर है क्लास का, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। आप देख सकते हो, दिस इज व्हाट ईक्यू कैन डू फॉर यू। देखिए, अजय के पास जो है उसको हम आईक्यू कहते हैं, और विजय के पास जो है उसको ईक्यू कहते हैं। और इस स्टोरी से दिलीप सिंह सर ने ये बताने की कोशिश की है, ईक्यू की वजह से आपको सिर्फ जॉब मिलता नहीं है, तो आप वो जॉब टिका भी सकते हो, और सिर्फ टिका नहीं सकते हो तो उसमें आपकी ग्रोथ भी हो सकती है। उसके एग्जैक्टली उल्टा आईक्यू, आईक्यू की वजह से हाँ डेफिनेटली जॉब तो मिल जाएगा बॉस, पर उसको टिकाना और उसमें ग्रोथ करना, इसके लिए तो आपको आईक्यू इतना ज्यादा काम में नहीं आएगा जितना आपको ईक्यू काम में आएगा। ईक्यू का मतलब क्या? वर्क प्लेस पे है। विजय क्यों उसको प्रमोशन मिल रहा है? ऑब्वियसली वो टीम प्लेयर है ना, क्योंकि आपको मालूम है वर्क प्लेस में आपको टीम में काम करना है, और अजय टीम में एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा है। और विजय जो है वो टीम की जान बन चुका है, यानी टीम को बांधे रखा हुआ है, और वही शायद एक बड़ी चीज है जो विजय में है, जिसकी वजह से उसकी जॉब में ग्रोथ हो रही है। आप कितने होशियार हैं ये शायद बहुत ज्यादा इमटेरियल हो जाता है बाद में, जब खास करके आपके एक जब टीम वर्क में काम करने की जब बारी आती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन, आपका स्वभाव, ये ज्यादा मैटर करता है, जो शायद ईक्यू के पहलू है। ये डेनियल गोलमन साहब ने स्टैटिस्टिक्स, उनकी पहली किताब जो मैं बता रहा था, इमोशनल इंटेलिजेंस, उसमें ये स्टैटिस्टिक्स सर ने सामने रखा है। इनका कहना यह है कि आईक्यू अकाउंट्स फॉर ओनली 20% ऑफ अ पर्सन सक्सेस। अगर कोई आदमी सक्सेसफुल है तो उसमें आईक्यू का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 20% है। अगर वो सक्सेसफुल है तो वो सक्सेसफुल होने की वजह 80% तक ईक्यू है, यानी ईक्यू contributes more to success than IQ. This is what Daniel Goleman Saab is saying. And in real life you will find so many such cases around boss, कि जहां पे आप देखेगा कि एक अच्छा खासा, आप देखेंगे कि ये 10वीं और 12वीं के जो रिजल्ट्स लगते हैं, मेरिट लिस्ट आती है, ये बीच में ही, अभी मैं रिसेंटली ये स्टोरी पढ़ा था किसी एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में, मुझे न्यूज़पेपर का नाम याद नहीं आ रहा था, पर टाइटल उसका कुछ ऐसा था कि हर साल, अभी जो 10वीं 12वीं के रिजल्ट्स लगे थे उसमें जो मेरिट लिस्ट आई थी, उसके तुरंत 2-4 दिन बाद ये आर्टिकल आया था। उसने शुरुआत ही ये आर्टिकल की ऐसी की थी कि हर साल ये मेरिट की लिस्ट आती है, और इनके इंटरव्यूज लिए जाते हैं, और इनको पूछा जाता है कि आप आगे चल के क्या करियर करना चाहोगे। तो उस आदमी का कहना ये था कि क्यों ना एक ऐसी स्टडी हो कि जो एक बार ये चेक किया जाए कि ये 10वीं 12वीं के जो टॉपर्स है, मेरिट होल्डर्स है, इन्होंने जब इंटरव्यू में कहा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर या आईएएस बनूंगा, क्या सही में वो बन पाए हैं? क्या एक स्टडी बनता नहीं है इसके ऊपर? मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा यार, हाँ बात तो सही है बात। और वो बंदे ने कुछ तो भी किया था ऐसा स्टडी, और उसने बताया था कि यार बहुत ही ऐसे कम परसेंटेज है कि जहाँ पे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स आगे जाके लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं। और वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था वो आर्टिकल बॉस, और लगता भी है, क्योंकि हमारे आमने सामने, यानी मैं मेरे स्कूल के ही मेरे क्लास के टॉपर को अगर देखता हूँ तो ऐसा लगता नहीं है कि हम लोगों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यानी बैक बेंचर और वो, इन टर्म्स ऑफ कमाई बोल रहा हूँ मैं। ओके, तो सक्सेस से परसेंटेज की वजह से होता है ऐसा तो नहीं लगता है। और ये बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, जैसे डेनियल गोलमन साहब, ये तो वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी है, इन्होंने भी यही चीज कही है। चेतन भगत साहब को सुन लीजिए आप, ये इनके कैप्शन है। इन्होंने ये कहा है, पीपल हु कम फर्स्ट इन क्लास डोंट डू बेस्ट इन लाइफ,
पीपल हु अंडरस्टैंड पीपल, देयर फील्ड एंड देमसेल्व्स डू। ये बात हो रही है अजय की और ये बात हो रही है विजय की। और चेतन भगत साहब का वही कहना है कि सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस और मार्क्स ये कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता है आदमी के सक्सेस को मेजर करने का। मैं स्टीव जॉब्स का भी एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। उससे पहले ये एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये 4 पर्सनालिटी जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, हेनरी फोर्ड साहब जो आपको मालूम है, फोर्ड मोटर्स के एमडी, फोर्ड ग्रुप ही पूरा उसके एमडी। और उसके बाद आप देख रहे हो, यस कीप द थिंग्स, ओके, ये है बिल गेट्स साहब जो माइक्रोसॉफ्ट के एमडी हैं, गौतम सिंघानिया, सिंघानिया ग्रुप के एमडी, और धीरूभाई अंबानी साहब रिलायंस ग्रुप के फाउंडर एमडी। और ये आप तो मानते हो कि ये जग विख्यात बिजनेस टाइकून्स है, बहुत ज्यादा सक्सेस इन्होंने ऑलरेडी ऑब्जर्व किया है। और इन सब में एक कॉमन चीज रही है, और ये चीज है कि इनका एकेडमिक्स इतना अच्छा नहीं रहा है। पढ़ाई में ये बहुत ज्यादा बेहतर नहीं थे, पर जिंदगी में तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। और ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स आपको रियल लाइफ में दिखेंगे जो करियर में अच्छा खासा कर रहे हैं, पर जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं रहा है, या जिनका एकेडमिक अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है। स्टीव जॉब्स को आप एक बार पढ़ सकते हो। स्टीव जॉब के हिसाब से आप देख सकते हो 80% सक्सेसफुल पीपल डोंट हैव ए कॉलेज डिग्री। और शायद आप अभी कन्विंस होंगे कि सिर्फ शायद एकेडमिक डिग्रीज और एकेडमिक अचीवमेंट, जिसको हम आईक्यू कहते हैं, it actually do not promise you success in career and in life in general you can say. So we'll go through this particular caption as you can read through. How do we do in life is determined by both. It is not just IQ but emotional intelligence that equally matters. हम तीसरे इंटेलिजेंस में जा रहे हैं, which reads as your social quotient SQ। और आज एक्चुअली SQ जो है ये EQ का ही एक पहलू बोल सकते हैं आप। EQ एक्चुअली इसके 2 पार्ट्स आते हैं। एक होता है सेल्फ मैनेजमेंट और दूसरा होता है पीपल्स मैनेजमेंट। पीपल, इसको पीपल स्किल भी कहा गया है। सेल्फ मैनेजमेंट is all about how do you manage your own emotions. It is managing your own emotions. पर अपने खुद के इमोशंस को मैनेज करने के लिए पहले अंडरस्टैंडिंग भी तो जरूरी है ना। अंडरस्टैंडिंग योर ओन इमोशंस, आपको ये समझना जरूरी है कि आप किस वक्त ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो, यानी किस वक्त आपको गुस्सा आता है, या किस वक्त आप बहुत ज्यादा खुशी में कुछ प्रॉमिसेस कर देते हो। यानी खुद की इमोशंस को समझना, जानना, जिसको कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। एंड गेटिंग कंट्रोल ओवर one's own emotions, that is what is called as the first aspect of EQ। यानी खुद की इमोशंस को समझना, मैनेज करना और कंट्रोल करना, इसको EQ का पहला पहलू कहा गया है। और दूसरा है पीपल स्किल। इट इज अबाउट मैनेजिंग अदर्स इमोशंस। आप जिसके कांटेक्ट में आते हो उसको समझना, उसकी भावनाओं को समझना और उस तरीके से उससे बिहेव करना, ये EQ का सेकंड एस्पेक्ट कहा गया है। और ये जो है इसी को सोशल इंटेलिजेंस कहा गया है। इसको पीपल स्किल भी कहते हैं, इसको इंटरपर्सनल स्किल भी कहते हैं हम लोग। और इसको हम इंट्रापर्सनल कहते हैं। अपना खुद से ही द्वंद्व चलते रहता है ना, अंदर ही अंदर, इंट्रापर्सनल। क्योंकि दिन भर में हम अपने आप से ही तो कितनी बात कर लेते हैं ना। ये इंट्रापर्सनल है और ये इंटरपर्सनल है। तो एसक्यू के बारे में थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। एसक्यू इज अबाउट योर सोशल क्वोशंट, या फिर आपका सोशल इंटेलिजेंस ये है, उसका परिमाण यानी उसका मेजर जो है वो है एसक्यू। सो ऑब्वियसली हम जिंदगी में कितने सारे लोगों के कॉन्टेक्ट्स में आते हैं, और उसमें अच्छा कौन, बुरा कौन, किससे हमने दोस्ती बनानी चाहिए, किससे दूर रहना चाहिए, इसकी समझ आप बोल सकते हो। इसमें आप बोल सकते हो आपकी सोशल नेटवर्किंग कितनी तगड़ी है,
आपकी कितनी लोगों से पहचान है, कौन से लेवल पे पहचान है, ये सब प्रतीत होता है आपके एसक्यू से। ये ना एसक्यू की हेल्प से आप बहुत ही पॉजिटिव और सुदृढ़ दूसरों से संबंध बना सकते हो। सिर्फ बनाना नहीं, तो वो संबंध टिकाना और वो संबंध को नर्चर करने की एबिलिटी, उसको एसक्यू कहा गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा है उसका एसक्यू अच्छा है। इट इज नॉट दैट एसक्यू इज मोर अबाउट योर नेटवर्क ऑब्वियसली। पर उस नेटवर्क में आपका संबंध जो जिनसे आ रहा है वो कौन से लेवल के लोग हैं, और उसके साथ साथ वो आपने कितने समय से टिकाए हुए हैं। और ऐसा एक फिलोसॉफी में कहा भी गया है कि आपके आपके फ्रेंड्स के साथ 7 साल तक, अगर 7 साल तक फ्रेंडशिप आपकी टिकी है तो वो लाइफ टाइम टिकती है। गेटिंग में? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप बन जाती है और वो 7 साल तक टिकती है तो वो लाइफ टाइम फ्रेंडशिप बन जाती है। और ये ईक्यू के ऐसे कुछ पहलू है जिसमें बेसिकली नेटवर्किंग स्किल को फोकस किया गया है, योर सोशल स्किल्स यू कैन से। उसके साथ साथ समाज मान्यताओं का आपका अंडरस्टैंडिंग कितना है और उसके प्रति आपका बिहेवियर। जैसे आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना, ये आपने शायद पहचाना होगा, ये दिल चाहता है मूवी का एक सीन है। ये इंटरवल से ठीक पहले ये सीन आता है, और ये सीन से मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एसक्यू यानी बेसिकली क्या। एक पहलू है एसक्यू का, एसक्यू भी अपने आप में एक बहुत बड़ा डोमेन है, पर जस्ट आपको समझाने के लिए एक जस्ट सिंपल सा एग्जांपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको भी मालूम है कि ये मूवी फरहान अख्तर की पहली मूवी थी एज ए डायरेक्टर। और ऐसा मेरे पढ़ने में आया था कि फरहान अख्तर की लाइफ में सही में एक्चुअली ऐसे कुछ इंसिडेंसेस हुए थे जिसके ऊपर उन्होंने ये मूवी बनाई थी। ये लोग भी 3 दोस्त थे और उनकी कहानी ये दिल चाहता है में दिखाई गई थी, ऐसा मेरे पढ़ने में आया है कहीं। पार्ट अपार्ट ये सीन मैं बता रहा हूँ, ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और आपने भी देखा होगा इंटरवल तक तो इनके दोस्ती के किस्से ही दिखाए गए हैं और लाइफ को एंजॉय करते हुए दिखाया है इनको तीनों को साथ में। और इंटरवल से ठीक पहले ये एक सीन आता है कि जहाँ पे आमिर खान अक्षय खन्ना को एक लाइन ऐसी बोल जाता है कि जिसकी वजह से ये तीनों की फ्रेंडशिप टूट जाती है। एक्चुअली ये फ्रेंडशिप टूटने के लिए क्या सिर्फ एक सेंटेंस काफी हो गया था? हाँ बिल्कुल, हुआ तो है। और ये क्यों हुआ? इतने सालों की फ्रेंडशिप सिर्फ एक लाइन की वजह से क्यों बिखर जाती है? यही शायद कारण है एसक्यू का। आमिर खान ऐसे कुछ एक लाइन, इसको आप मूवी देख लीजिए क्योंकि मैं वो लाइन क्या है यहाँ पे बताना मुझे ठीक नहीं लग रहा। आपने मूवी देखी है शायद, या फिर आप वीडियो पे यानी यूट्यूब वीडियो पे भी ये सीन आपको दिख जाएगा। तो वो एक लाइन की वजह से अक्षय खन्ना जो है वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है और ये तीनों की फ्रेंडशिप जो है वो टूट जाती है। एसक्यू का रोल क्या है यहाँ पे? आप कितने भी अच्छे फ्रेंड्स क्यों ना हो, पर हर एक रिश्ते की लिमिट होती है। वो लिमिट क्रॉस जो करता है ना, ऐसा कहते हैं उसमें सोशल इंटेलिजेंस कम है। यानी क्या, हर एक रिश्ता वो फ्रेंड्स वाला हो या फिर पति पत्नी का हो या फिर आपके फादर और सन का हो, फादर डॉटर का हो, मदर डॉटर का, हर एक रिश्ता उसकी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। वो सीमाएं जिसको समझती है ना, इवन स्टूडेंट्स और टीचर हमारे सेंस में हम लोग भी बोलते हैं ना, बेटा तू स्टूडेंट है, स्टूडेंट की तरह रहे। यानी कि हम उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं बेटा एक लिमिट है। गेटिंग मी? मैं आपके साथ फ्रेंड्स की तरह बिहेव कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका फ्रेंड हूँ। हर रिश्ते की एक सीमाएं होती है, वो सीमाएं जिसको समझ में आती है उसको कहते हैं कि उसका सोशल इंटेलिजेंस ज्यादा है। मैं थोड़ा समराइज कर रहा हूँ अभी तक जो हमने डिस्कशंस किए हैं। आईक्यू एक लाइन में अगर डिफाइन करना है तो आईक्यू हमारा माइंड पावर इंडिकेट करता है। ईक्यू हमारा कैरेक्टर, या फिर हम अपने आप को डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे मैनेज करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं हमारे इमोशंस को, और एट द सेम टाइम जिनके कांटेक्ट में हम लोग आ रहे हैं निरंतर, उनके साथ हमारे संबंध कैसे रहेंगे या उनको हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, उनको किस तरीके से समझा है हमने, उनको किस तरीके से अंडरस्टैंड किया है, और वो अंडरस्टैंडिंग के भरोसे पे हम उनके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। ये जो एबिलिटी है उसको ईक्यू कहा गया है। और तीसरा, आप कितने पॉपुलर हैं, आपका सोशल लाइकेबिलिटी, आपका एक्सेप्टेंस, आपका नेटवर्किंग, आप कितने रिसोर्सफुल हैं, ये सब जताने का एक मेजर है जिसको हम एसक्यू कहते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है जिसको कहते हैं एडवर्सिटी क्वेश्चन, और ये सही मायने में नया क्वेश्चन है।
और ये क्वेश्चन इन दिनों पॉपुलर इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आज कॉर्पोरेट ने ये चीज का कॉग्निजेंस ले लिया है। कॉर्पोरेट ने इवन ईक्यू, जैसे मैं दिलीप सिंह सर की बात कर रहा था, दिलीप सिंह सर ने भी एक रिकमेंडेशन ऐसा दिया था कि यूपीएससी में हम लोग आईक्यू तो चेक कर ही रहे हैं और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, पर सर का कहना यह था कि हम लोगों ने ईक्यू भी टेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही। और कॉर्पोरेट्स ने तो ये चीज ऑलरेडी शुरू कर दी है। जब भी इंटरव्यूज हो रहे हैं आज कॉर्पोरेट के, उसमें आज ईक्यू टेस्ट किया जा रहा है। आईक्यू तो होता ही है। आईक्यू कैसे टेस्ट करेंगे? तो मल्टीनेशनल कंपनीज जब रिक्रूटमेंट करती है तो उनको एक एप्टीट्यूड टेस्ट दी जाती है, और वो टेस्ट में एक डिफाइंड परसेंटेज अगर है तो फिर आप नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, और उसके बाद फिर ईक्यू टेस्ट किया जा रहा है। मैं कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ जिससे आप रिलेट कर पाओगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। नागपुर में ही एक कॉलेज है, कोविड के ठीक पहले की बात थी, वहां पे कैंपस ओपन कैंपस इंटरव्यूज चल रहे थे। एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, वो नाम बताना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ। और वहां पे ऑब्वियसली जो इंटरव्यू का पैनल कहीं दूसरे मुंबई दिल्ली से ऐसे कहीं आए थे वो इंटरव्यू के लिए। तो जिस दिन वो कॉलेज में आए तो ऑब्वियसली उनको बोला गया कि सर आपके लिए चेम्बर रेडी रखा है हमने, और यहाँ पे आप इंटरव्यू ले सकते हैं, एक एक करके बच्चे आएंगे, और ये यादी वगैरह सब वहाँ पे रख दी थी बच्चों की किनका इंटरव्यू लेना है। तो रिक्रूटर का जो यानी जो आपके इंटरव्यूअर्स थे उनका कहना यह था कि हमको ये चेम्बर मेंबर की जरूरत नहीं है, आप सभी बच्चों को कहिए जो इंटरव्यू के लिए आए हैं कि वो सामने जो प्लेग्राउंड दिख रहा है वहां पे जमा होने के लिए बोल दीजिए। तो वो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर भी बड़े अचरज से देख रहे थे कि सर आप सही में मजाक तो नहीं कर रहे? बोले, नहीं नहीं, हमारा इंटरव्यू का तरीका यही है। तो सभी बच्चे ग्राउंड पे गए, फिर उनको टीम में डिवाइड किया गया, और आप बिलीव नहीं करेंगे दिन भर इंटरव्यू में हुआ क्या। तो दिन भर ये बच्चों के टीम्स बना के इनको फुटबॉल की मैचेस खेलने के लिए बोले गए थे। और ये सब इनके हाथ में पेपर्स थे और ये कुछ जॉटिंग्स कर रहे थे, और ये दिन भर में फिर ये कुछ असेसमेंट उन्होंने किए, और फिर प्लेसमेंट ऑफिसर को शाम को एक लिस्ट दी और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने नेक्स्ट राउंड के लिए ये बच्चों का सिलेक्शन किया है, इनको फुटबॉल का परफॉर्मेंस देंगे। तो प्लेसमेंट ऑफिसर बड़ा ताज्जुब से उनके साथ डिस्कस कर रहा था कि सर एग्जैक्टली ये क्या तरीका है रिक्रूटमेंट करने का। तो उन्होंने समझाया कि भाई अ, हम लोग ना जो जॉब पे इनको रखना चाहते हैं वो तो हम इनको सिखा देंगे, पर हमको ये जो टेक्निकल स्किल्स कही जाती है जो जॉब में इनको करनी, वो तो हम इनको पढ़ा देंगे, ट्रेनिंग वगैरह हम देने ही वाले हैं इनको 3 महीने का। पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम इनको नहीं पढ़ा सकते, तो हमको वही जानना है कि वो चीजें इनमें है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि सर मसलन आप क्या बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा कि इनको जब हम लोग फुटबॉल की मैचेस खिला रहे, तो हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि इनके रिएक्शंस क्या हैं, ये सही में पासेस ठीक से दे रहे हैं क्या, एक दूसरे से कम्युनिकेशन किस तरीके से कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं क्या, इनका टेम्परामेंट या इनको एंगर कब आ रहा है, ये सब चीजें हम लोग नोटिस कर रहे थे। और हमने जो ऑलरेडी एक लिस्ट बना के रखी थी कि हमको ये ऑब्जर्व करना है, ये जिसमें हमको दिखा उनको हमने ऑलरेडी शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, और इसके नेक्स्ट राउंड में और तगड़े लेवल की कुछ टेस्ट है वो देख की जाएगी इनकी। तो आप देख रहे हैं कि मैं नागपुर की बात कर रहा हूँ और ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स है। ये कॉर्पोरेट में आज हो रहा है कि आईक्यू इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, टेक्निकल स्किल्स पढ़ाई जा सकती है, पर आप कैसे बिहेव करेंगे ये आपको कोई सिखा नहीं सकता है। दिस इज व्हाट कॉर्पोरेट्स आर टॉकिंग अबाउट। मैं भी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हूँ, मालूम नहीं अभी 21 साल हो गए मुझे लगभग, और मैं भी इंटरव्यूज अरेंज करता हूँ। हमारे ही कॉलेज में एक कंपनी आई थी, और 2 लोग थे, और उनके साथ उन्होंने बोला कि सर आप भी बैठिए, आप भी देखिए आपके स्टूडेंट्स कैसे आंसर करते हैं। तो मैं भी वो पैनल में बैठा था इंटरव्यू के, मैं बस जस्ट ऑब्जर्व कर रहा था। तो मुझे अभी भी याद है एक बच्चे का इंटरव्यू चल रहा था और उसको क्वेश्चन पूछा गया। पहले ऑलरेडी ये सब छोटे मोटे क्वेश्चंस थे कि आपका नाम क्या है वगैरह, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये सब हो चुके थे, 2-4 क्वेश्चंस हो चुके थे। तो उसके बाद फिर कोर क्वेश्चंस शुरू हुए। उसमें उस स्टूडेंट को पूछा गया, अभी मैं नरेट कर रहा हूँ, मेरे आंखों के सामने से वो सब जा रहा है पार्ट पार्ट। वो बच्चे को ये पूछा गया कि आप जस्ट इमेजिन करिए कि आपका सिलेक्शन हो चुका है मेरी कंपनी में, और मैं आपका इमीडिएट बॉस हूँ। आप ऑफिस में आए हैं और मैंने एज ए आपका इमीडिएट बॉस नागपुर का, मैंने आपको कुछ काम करने के लिए बोला है।
फिर आप फील्ड पे गए हो, मैं जो बता रहा हूँ वो आप कर रहे हो और अचानक से आपको मेरा जो बॉस है, यानी आपका सुपर बॉस, वो मुंबई में बैठा है और उसका आपको फ़ोन आता है और वो आपको कुछ गाइडलाइंस देता है कि आज आपको क्या करना है। तो आप उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे बॉस ने तो मुझे ये करने के लिए कहा है और आप बोल रहे हैं कि मैं ये करूँ। तो आपको वो सुपर बॉस जो है वो इंसिस्ट कर रहा है कि आपको ये करना है। तो आप क्या करेंगे? क्या आप मेरी सुनेंगे या आप मेरे बॉस की सुनेंगे? तो वो बच्चे ने एक पॉज़ लिया, मेरे सामने की घटना है ये। वो बच्चे ने एक पॉज़ लिया और उसने कहा कि सर मैं तो वही करूँगा जो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में हो। और मैंने भी मान लिया यार मेरे स्टूडेंट इतने स्मार्ट, क्योंकि मैं भी खुद को ये पूछा था कि मैं क्या आंसर करूँगा। और ये आंसर तो मेरे भी दिमाग में नहीं आया था उसको, पर वो बच्चे ने ये सवाल का आंसर बहुत तगड़े तरीके से दे दिया। और इंटरव्यू में भी थोड़े शॉक हो गए यार, सही। उन्होंने फिर से उसी बच्चे को और एक क्वेश्चन पूछा कि भाई आपको मैंने जॉब ऑफर कर दिया है और आप मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं। अभी एक दिन आप घर से निकले हो ऑफिस में आने के लिए और आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है 10 बजे और आपको वहां पे रहना कंपलसरी है। ठीक है? ऐसी कुछ सिचुएशन है और आप रास्ते से आ रहे हो और आपको दिखता है कि एक लेडी का एक्सीडेंट हुआ है। तो आप क्या करेंगे? क्या आप वो लेडी को अटेंड करेंगे या फिर आप मीटिंग में जाएंगे? तो ये बच्चे ने फिर से एक पॉज लिया और उसने जवाब ये दिया, आप भी थोड़ा सा मन में जवाब देने की कोशिश करिएगा। हाँ, ये बच्चे ने पॉज लिया और जवाब दिया कि सर सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि वो लेडी को अटेंड करने के लिए दूसरा कोई और है क्या, वहां पे भीड़ भाड़ है क्या? अगर है तो आई विल नॉट बॉदर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी उसको अटेंड कर रहे हैं, वो लेके जाएंगे उसको हॉस्पिटल में। पर अगर कोई नहीं है तो डेफिनेटली सर मैं तो रुकूंगा और वो लेडी को सबसे पहले हॉस्पिटल में एडमिट कराऊंगा। उसका मोबाइल चेक करके वो लेडी के घर में कांटेक्ट करके उनको इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा और दूसरा फोन सर मैं आपको करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि सर ऐसा कुछ हुआ है और मुझे लगता है कि मेरी ज़रूरत है यहाँ पे, तो मैं शायद 10-15 मिनट लेट आऊँ और मुझे मालूम है सर आप ये कारण सुनने के बाद आप मुझे ना नहीं कहेंगे। और ये आंसर से उसको जॉब ऑफर हो गया बॉस। ये 2 सवाल और इंटरव्यूज़ ओके एंड ही गॉट द जॉब। तो मैं ये कुछ किस्से हैं, हाँ, ऐसे अनगिनत स्टोरीज है रियल लाइफ में कि जहां पे कॉरपोरेट्स आज बच्चों का आईक्यू ना चेक करते हुए ईक्यू चेक कर रहे हैं कि आप सिचुएशन को मैनेज किस तरीके से करते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें आपके मार्क्स शायद आपको हेल्प करें और आपका जो एक पर्सनालिटी का पर्सपेक्टिव है जिसको हम ईक्यू कहते हैं वो शायद ज्यादा मैटर करता है कि आप सिचुएशन को कैसे मैनेज करते हैं, आप अपनी आपके इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं। मैं एडवर्सिटी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रख रहा हूँ, सुन के शायद ताज्जुब होगा आपको। ये मैंने एक न्यूज़पेपर से लिया हुआ है। उसमें वो आर्टिकल में ऐसा लिखा था कि इंडिया में लगभग 12 लोग रोज सुसाइड करते हैं और कारण है कि उनको प्रेम भंग या फिर उनका फेल्योर इन लव होता है। दूसरा एक स्टैटिस्टिक, इंडिया में रोज 7 शादीशुदा व्यक्ति आत्महत्या करते हैं और कारण ये है कि उनके लाइफ पार्टनर के साथ बनती नहीं है। तीसरा स्टैटिस्टिक्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, रोज 5 लोग ऐसे हैं इंडिया में जो आत्महत्या करते हैं और कारण है अनएम्प्लॉयमेंट। और आप देख रहे हैं ये आंकड़े आंकड़े डिस्टर्ब करने वाले हैं। आप देखेंगे 12 लोग सुसाइड कर रहे हैं सिर्फ प्रेम भंग की वजह से। और इनका एज क्या होगा बॉस? इनका एज बहुत ही टेंडर एज, शायद 20s में होंगे ये लोग। और जहाँ लाइफ क्या है यही समझ में नहीं आया पर आत्महत्या कर रहे हैं बॉस, लाइफ सैक्रिफाइस कर रहे हैं पूरी। मैरिड लोग आप भी देखेंगे कि ऐसे अनगिनत किस्से, अनगिनत ऐसे विवाहित जोड़ पे जिसको हम कह सकते हैं हमारे लाइफ में हमको दिखते हैं कि यार एक ही छत के नीचे रहते हुए कितने सालों से ये दोनों ने आपस में बात नहीं की है या फिर बात बिल्कुल जितना जरूरी है उतना ही करते हुए अंडरस्टैंडिंग शायद दोनों में कम है। ये तो अपने हम लोगों को डेली लाइफ में दिखता ही है और इसके सब कॉजेज जो है वो शायद ईक्यू में पाए जाते हैं।
और एक स्टैटिस्टिक्स ऐसे सामने आया है, मेरे पढ़ने में आया था बीच में एक आर्टिकल, उसका वो आर्टिकल का टाइटल ही था व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स, ऐसा टाइटल था उसका, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स। आप ही समझ सकते हो कि टाइटल कितना सेंसिटिव है, कि पढ़े लिखे लोग जो क्राइम में इन्वॉल्व हैं। उसमें बहुत सारी स्टोरीज दी थी, रियल लाइफ स्टोरीज। हाँ, ऐसे लोग क्राइम में इन्वॉल्व है जो बहुत ज्यादा, इवन डॉक्टर्स थे उसमें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, हैकर्स थे, ये सब पढ़े लिखे लोग। पर इनका जब इंटरव्यू लिया गया, इन्होंने यही कहा कि शायद वो पल जिस वक्त मैंने ये एक्शन ली, वो शायद वो पल को मैंने कंट्रोल कर लिया होता, शायद मेरी जिंदगी बेटर होती आज। तो वो पल जिसमें आप डिस्टर्ब होके कोई गलत स्टेप ले ली, उस चीज को, वो पल को मैनेज करना ही तो ईक्यू है शायद। राइट। तो आज भी आप देखेंगे सुसाइडल टेंडेंसीज इंक्रीज हो रही है, और इसको लेके स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है इंटरनेट पे, ये ग्राफ जो है बढ़ रहा है। कोविड भी शायद एक कारण है कि जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्रंचेस या फिर कुछ फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इसकी वजह से भी ये सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही है। और ये बढ़ने का कारण एक ये बोला गया है साइकोलॉजी में कि जब आपका ईक्यू आईक्यू से कम होता है, तब शायद ऐसी एक्शंस ली जाती हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने जो भी पढ़ा है ईक्यू को लेके, उसमें से ये प्रतीत होता है। मैं एडवर्सिटी क्वोशंट की बात कर रहा था। एडवर्सिटी क्वोशंट यानी क्या? तो हम सबकी लाइफ में कुछ बैड पैचेस आते हैं, और इन बैड पैचेस को हम एडवर्सिटीज कहते हैं, कि हमारे मन मुताबिक चीजें नहीं जा रही हैं और अच्छी खासी चलती हुई लाइफ को कहीं ब्रेक लग जाता है, जो हम कहते हैं हमारी लाइफ के बैड पैचेस। तो उन बैड पैचेस को आप किस तरीके से मैनेज करते हो, उसको कहा गया है एडवर्सिटी क्वोशंट। और आपको सुन के शायद ताज्जुब होगा, आज कॉर्पोरेट में एडवर्सिटी क्वोशंट भी चेक किया जा रहा है। और हाल ही में एक लड़की जिसने एक मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई किया था, बहुत बड़ी कंपनी थी, रादर प्रोफाइल बहुत अच्छा था, पैकेज भी बहुत अच्छा था, इंटरनेशनल कंपनी थी, और फॉरेन में वो लड़की को जाना था। और वो लड़की मेरे पास आई थी, वो बता रही थी कि सर उन्होंने एक फॉर्म मुझे भेजा है, जो जिसको एप्लीकेशन ब्लैंक कहा जाता है, वो फॉर्म मुझे फिलअप करने के लिए बोला है सर इंटरव्यू से पहले। और उसमें मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो सर बोले बाकी सब तो हो गया, एक दो क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा क्या लिखो। तो मैंने बोला क्या प्रॉब्लम, दिखाइए मुझे। तो मैंने देखा वहां पे क्वेश्चन ये था कि आपकी जिंदगी में जो एडवर्सिटीज आई है, 3 सबसे मेजर एडवर्सिटीज बताइए, वो लिखना है सर बोले मुझे। और उसके बाद का क्वेश्चन था कि इन एडवर्सिटीज को आपने कैसे टैकल किया, वो बताइए। इनमें तो आप देख पा रहे हो कि आज कंपनीज भी ये जानना चाहती है कि आप एडवर्सिटीज को कैसे टैकल करते हो, किस तरीके से मैनेज करते हो। उसमें फिर वो लड़की के शायद पिताजी बहुत अर्ली एज में चले गए, तो मैंने बताया उसको कि डू मेंशन दिस थिंग, और इस सबसे उभर के आप आज इतनी बड़ी कंपनी में अप्लाई करने के काबिल है। यही शायद सर मैंने इस तरीके से इसको टैकल किया है कि मैं आज आपकी कंपनी में अप्लाई कर पा रही हूँ। तो ये चेक किया जा रहा है। एडवर्सिटी क्वोशंट में मैं एक एग्जांपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 2019 में एक वाकया हुआ था सूरत में। आपको याद होगा शायद, एक बिल्डिंग को आग लग गई थी, और वो बिल्डिंग में कोचिंग क्लासेस चल रहे थे। और उसमें जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 19 बच्चे वो कोचिंग क्लास के उस इसमें मर गए थे। आग, भयंकर आग लग गई थी और 19 बच्चे मर गए थे उसमें। और आपको सुन के शायद ताज्जुब होगा कि ये बच्चे आग की वजह से नहीं मरे थे। इनका कारण था कि इन्होंने वो जो 2 या 3 मंजिली बिल्डिंग थी, वहां से ऊपर से छलांग लगा के वो मरे थे। यानी क्या, ये बच्चे इतने पैनिक हुए थे कि इनको समझ में ही नहीं आया कि इस सिचुएशन को टैकल कैसे करेंगे। उसमें से कुछ बच्चे जो है वो बच गए थे। उनका इंटरव्यू लिया गया, उनको पूछा गया कि बाकी क्या हुआ था, आप उस दिन थोड़ा समझाएंगे हमको, और आप किस तरीके से बचे, बाकी जब बच्चे मर रहे थे तो आप कैसे क्या बचे। तो उन्होंने वो किस्सा नरेट किया कि सर क्लास चल रही थी, अचानक से अ, आग लगी, धूर आना शुरू हुआ, और पैनिक हो गए सब लोग, सब इधर उधर भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ। और जो बच्चे, कुछ बच्चों ने तो पैनिक होके वहां से छलांग मार दी और वो मर गए। और उनको पूछा गया कि आपने क्या किया ऐसे सिचुएशन में कि आप जिंदा है और आप बच गए। वो बच्चियों ने कहा कि सर जब ये आग लगी उस वक्त क्लास चल रही थी,
और हमने देखा कि टीचर्स भी हमारे साथ ही थे। और जब ये अफरा-तफर हुई, ये सब भागदौड़ मची, तो हमारे दिमाग में यही आया कि टीचर तो अभी यही थे ना, उनको ढूँढते हैं, वो शायद हमको हेल्प कर देंगे कि करना क्या है इस सिचुएशन में। तो सर हमने सबसे पहले टीचर को ढूँढा और फिर टीचर ने हम लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एक छोटा-सा प्लेटफ़ॉर्म था, जिसको सज्जा कहते हैं, वहाँ पे हम लोगों को उतारना शुरू किया। इसलिए हम लोग बच गए, पर जो बच्चे पैनिक हो गए, उन्होंने वहाँ से छलांग मारना शुरू कर दिया। आप देख सकते हो 2 प्रकार के स्टूडेंट्स हैं, एक वो जिनको ये एडversiटी समझ में ही नहीं आया और ये पैनिक होके कूदना शुरू कर दिया। समझ में नहीं आया कि कैसे टैकल करें। और ये बच्चियाँ थी, शायद इनका एडversiटी क्वेश्चन ज़्यादा बेटर था कि उन्होंने दिमाग लगा के ये सोचा कि क्यों ना टीचर को सबसे पहले ढूँढें। तो ये कुछ 4 क्वेश्चन्स के बारे में मैंने आज के सेशन में बात की। मैं थोड़ा-सा कंक्लूड भी कर रहा हूँ क्योंकि 12:34 ऑलरेडी हो चुके हैं, मेरा और एक सेशन भी है दूसरी जगह। आप देख सकते हैं ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ है, इनके लाइफ में भी आपको सुन के शायद ताज्जुब होगा, ये सब डिप्रेशन के शिकार थे और आज ये अच्छे खासे सक्सेसफुल सेलिब्रिटीज़ माने जाते हैं। तो आज के सेशन को लेके आपके कुछ क्वेश्चन्स है तो ज़रूर पूछिए। मैं रुकता हूँ आज के सेशन के लिए। मैं थोड़ा चैट बॉक्स देखता हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। सर ईक्यू को बढ़ाया जा सकता है क्या? हाँ सर, बढ़ाया जा सकता है, पर मुझे लगता है सर, हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस और खास करके बैड एक्सपीरियंसेस को हम किस तरीके से लेते हैं। देखिए, एक ही आदमी फेल्योर से सीखता भी है और उसमें से ही सक्सेस ऑब्जर्व कर सकता है, पर कुछ लोग ऐसे भी देखे जाते हैं कि फेल्योर की वजह से टूट जाते हैं और लाइफ में कभी उभर ही नहीं पाते हैं। ये चीज वही है, फेल्योर 2 लोगों को आया है, पर एक आदमी ने फेल्योर से इंस्पिरेशन लिया है। मैं कहूंगा उसका IQ ज्यादा है। पर एक आदमी फेल हो गया और वो उसी के ऊपर सोच रहा है और कुछ कर नहीं पा रहा है या डिप्रेशन में जा रहा है, मैं बोलूंगा वो लड़के का IQ जो है वो कम है। IQ डेवलप किया जा सकता है, ये एक्सपीरियंसेस से डेवलप होता है। अगर आप बोलेंगे कि सर और कुछ एग्जाम्पल जिससे बढ़ाया जा सकता, सर ये एक्सपीरियंस से ही होता है। मैं जैसे आप सिंपल सा एक डेली लाइफ का हमारा एग्जाम्पल, आप सर याद करिए कि पहली बार जब आपको किसी ट्रैफिक हवालदार ने रोका था और चालान काटा था, उस वक्त आपके रिएक्शंस देखिए आज। और आज जब कोई ट्रैफिक हवालदार आपको रोकता है और चालान काटने की बात करता है, तो आज आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करते जानने की कोशिश करिए। पहली बार और अब में जमीन आसमान का फर्क होगा। आज उसी सिचुएशन को हम बहुत बेहतर तरीके से टैकल कर रहे हैं। तो ये बात अनुभव की तो है, अनुभव से IQ डेवलप होता है। और खास करके बैड पैचेस को आप कैसे लेते हो, खास करके कोई अगर आपका इंसल्ट करता है। सर मैं मेरा खुद का एग्जांपल बता रहा हूँ। मैंने जब जिंदगी में पहली बार कार ली थी और ड्राइविंग क्लासेस लगाए थे, उस वक्त ड्राइविंग क्लास लगा के 8 दिन हो चुके थे सर, पर मुझे ड्राइविंग नहीं आ रहा था। और अचानक से 90वें दिन हमारी बैच में एक नया बंदा आया और वो बैच में ही हम लोग सीख रहे थे और वो बंदे ने 4 दिन में सीख लिया। फिर उसने ना मुझे एक दिन कुछ ऐसा टॉन्ट मारा, यार बोले तू 12 दिन से सीख रहा है, अभी भी तेरे को कार नहीं आ रही। मैं देख बोले यार 4 दिन से आया हूँ और मैं आज अभी तेरे से बेटर चला पा रहा हूँ, ऐसा उसने मुझे टॉन्ट मारा। उस दिन ना मैंने घर आया, कार आके घड़ी घर में खड़ी थी, जितना कुछ भी सीखा था 12 दिन में, उस दिन शाम को मैंने हिम्मत की और कार निकाली और उस दिन मैं कार सीख गया सर। यानी कि आप सिचुएशन को किस तरीके से रेस्पॉन्ड करते हो ज्यादा मैटर करता है। और मुझे लगता है ये एक्सपीरियंसेस, खास करके बैड एक्सपीरियंसेस को आप किस तरीके से लेते हो, क्या आप इसको एज ए इंस्पिरेशन लेते हो, तो शायद आपका IQ डेवलप हो रहा है। सर आप ये भी बोल रहे हो कि IQ डेवलप हो सकता है क्या? इसके तरीके हैं सर, बचपन से ही ये हम लोगों को पढ़ाए गए हैं। शायद ये किताब में नहीं है इसलिए हमने शायद इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। पर आप भी याद करिए सर कि बचपन में जब हमको गुस्सा आता था तो मम्मी या डैडी ने हमको बोला ही था ना कि बेटा 1 से लेके 100 तक नंबर्स बोल जोर से. पाढे म्हणायला सांगायचे ना आम्हाला की 1 ते 100 पाढे म्हण, म्हणजे राग निवळून जाईल तुझा. म्हणजे काय, आपका डाइवर्शन हो रहा है ना, वो चीज जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया उसको उससे डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। यानी ये क्या, हम लोगों के संस्कार हो ही रहे कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे डेवलप करें। हमारे दोस्तों के थ्रू हमारे जो इंटरेक्शंस होते हैं, या कोई अगर हम लोगों को अंडरमाइन करता है या कोई बुलिंग करता है, उस सिचुएशन को हम कैसे टैकल करते हैं, इससे ही तो हम लोग सीखे हैं ना सर। तो ये IQ डेवलप हो ही रहा है सर ओवर द पीरियड।
यस हेलो। सर शाहरुख खान की वो जो केबीसी की जो कौन बनेगा करोड़पति थोड़ा बताइए ना, थोड़ा 1 मिनट में आप बताने वाले थे। इमोशनल इंटेलिजेंस। हाँ सर, किस्से मेरे पास अनगिनत है। ये मैं और ऐसे 3 घंटे तो आसानी से बात कर पाऊंगा बिना कहीं देखे सोचे। मैं देखता हूँ वीडियो रन। मुझे थोड़ा सा टाइम का ही प्रॉब्लम है, 12:40 ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं ब्रीफली बता देता हूँ। किस्सा कुछ ऐसा है सर। शाहरुख खान को एक ही सीजन में केबीसी को होस्ट करने के लिए कहा गया था, और आपको मालूम है उसके बाद शाहरुख खान कभी नहीं आया होस्ट करके। अभी भी अमिताभ बच्चन ही उसको होस्ट कर रहा है। अभी शाहरुख खान का खुद मैंने उस वक्त इंटरव्यू पढ़ा था, और उसने ये कहा था कि अमिताभ बच्चन सर ने ये शो को इस लेवल पे लेके गए हैं कि उनका रिप्लेसमेंट सोचा ही नहीं जा सकता, और शायद मुझे कोई उनकी जगह एक्सेप्ट करेगा ये मुझे खुद को भी तकलीफ हो रही है। पर स्टार पे उस वक्त आता था ये शो, और स्टार वालों ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। और सही में मैं बता रहा हूँ, ये मैं स्पीच बता रहा हूँ शाहरुख खान की, जिस वक्त पहला एपिसोड ये कर रहा था। एंट्री हुई शाहरुख खान की, और ये सब स्टोरी वो बता रहा है। मुझे मालूम है कि आप ये देखने के लिए उत्सुक है कि मैं ये मोमेंट कैसे मैनेज कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि अमिताभ सर ने जो करके रखा है ये शो की जो गरिमा है, शायद मैं वो मेंटेन कर पाऊँ, यही मुझे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आपको मैं बता नहीं सकता हूँ मैं अंदर से आज इस पर्टिकुलर मोमेंट पे कितना डिस्टर्ब्ड हूँ। बट द शो मस्ट गो ऑन। आप शायद, आपको सुन के ताज्जुब होगा, पिछले 1 महीने से मैं सो नहीं पाया हूँ। ये शो की, आज के शो की तैयारी कर रहा हूँ, 1 महीने से सोया नहीं हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो सेट जहाँ पे मैं अभी खड़ा रह के बात कर रहा हूँ, ये सेट मैंने मेरे घर में बना के रखा है, सो दैट मैं वहां पे प्रैक्टिस करूँ रोज, और यहाँ पे आके मैं कंफर्टेबली आपके सामने प्रेजेंट करूँ अपने आप को। ये कुछ इमोशंस थे शाहरुख खान के जिस वक्त इसने ये शो की होस्ट की शुरुआत की थी। शाहरुख खान ने जो होस्टिंग किया था वो थोड़ा लाइट मूड में, ह्यूमरस वे में ये होस्ट किया था शो को। और अमिताभ सर आप देखते हैं कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और पोलाइट वे में चीजें लेके जाते हैं, और शाहरुख खान थोड़ा सा हंसी मजाक और ह्यूमर सेंस में इन्होंने ये शो को होस्ट किया था। और एक एपिसोड में एक हमारी प्रोफेशन की एक स्कूल की टीचर उनके सामने थी, और वो स्ट्रिक्ट थी, ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। और जब जब वो शाहरुख खान कोई ह्यूमरस या कोई हंसी मजाक वाली बात करती थी तो वो टीचर उनको डांट देती थी। और होता कुछ ऐसा है कि एक मोमेंट पे वो लेडी को उस क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है, तो शाहरुख खान उनको बोलता है कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस मोमेंट पे रिस्क ना ले। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो मैं बोलूंगा कि आप ये शो क्विट करने की सोचे, और इस शो में मैं क्विट करती हूँ ऐसा ना कहते हुए ऐसा कहते कि शाहरुख मुझे गले लगा लो। ये शाहरुख खान का अंदाज था कि क्विट नहीं करेंगे, शाहरुख मुझे गले लगा लो। तो ऑब्वियसली वो टीचर और थोड़ी देर सोचती है, और वो बोलती है कि सर मैंने सोच लिया है कि मैं क्विट करूंगी, और मुझे इस शो में आपसे गले लगने का जरा भी शौक नहीं है। और पूरा साइलेंस वो पूरे ऑडिटोरियम हॉल में। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, इट इज एज गुड एज ए इंसल्ट फॉर हिम। और शाहरुख पूरा टेंस, और वो वीडियो अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे जरूर देखिएगा जो मैं नरेट कर रहा हूँ। और शाहरुख रोने की कगार पे, और वो कहता भी है कि सच बताओ मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं, मैं आपको गले इसलिए लगाना चाहता हूँ कि सो दैट मैं आपसे प्यार बांट सकूं। इस तरीके से वो कुछ नरेशन करता है। और उसके बाद लास्ट मोमेंट पे जब चेक हैंड ओवर करने की बारी आती है, तो वो उस लेडी को कहता है कि क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं ये चेक आपकी तरफ से आपकी माँ को हैंड ओवर करूं। उनकी माँ उस शो में ऑडिटोरियम हॉल में बैठी होती है प्रेक्षकों में, और शाहरुख खान ये जस्ट जैसे ही बोलता है ना, तो वैसे ही पूरे ऑडिटोरियम हॉल में जोर से तालियां बजनी शुरू होती हैं, और शाहरुख खान चलते चलते उनकी मम्मी की तरफ जाता है, तालियां बजना कंटिन्यू है। और फिर शाहरुख खान मम्मी को गले लगाता है, उनको चेक हैंडओवर कहता करता है, और शाहरुख कहता है कि मम्मी जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद लेके वो वापस आता है। और एक्चुअली इसमें ईक्यू का पहलू क्या है, देखिए इतना बड़ा सेलिब्रिटी, इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड कि कोई आपको इस तरीके का रिएक्शन थे कि एज गुड एज इंसल्ट।
और आपको ये अपेक्षित नहीं है, आप इस सिचुएशन को कैसे मैनेज करेंगे? क्या आप अगले की बेइज्जती करेंगे इतनी बड़ी शो में जहाँ पे ये वर्ल्ड लेवल पे शो दिखाया जाने वाला है? नो, पे आप रिएक्ट तो कर नहीं सकते हो, आपको रिस्पॉन्ड करना है उस पर। EQ ये कहता है कि आप सिचुएशन की जो टेंसफुलनेस है, वहां पे जो तीव्रता थी सिचुएशन की कि अब क्या होगा, एवरीवन वाज सो स्ट्रेस्ड अबाउट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, और शाहरुख खान ने बड़े ही लाइट मूड में उस सिचुएशन को संभाल लिया और जो शो की गरिमा है उसको कायम रखा। तो ये एक EQ का पहलू, और मेरे मेरे आर्टिकल में भी इसका उल्लेख किया हुआ है। और सर ऐसे अनगिनत किस्से हैं सर और कंसेप्ट मुझे तो बड़ा भाग है, और डेली लाइफ के अनगिनत किस्से, थोड़ा थैंक यू सा सर, टाइम। थैंक यू, बहुत अच्छा। हमारा अनुभव यही रहा है, प्रीति मैडम भी शायद एग्री होंगे, कि जब जब मैंने ये सेशंस लिए हैं 1.5 घंटा कम लगा है हम लोगों को। सो अजून कोणाला काही विचारायचं आहे? इट्स अ एंडलेस टॉपिक, बट थँक्यू सो मच सर, डॉक्टर आशिष लिंगे सर, for all the sessions, starting from our first session related to ICT PowerPoint presentation, then yesterday lecture on research tools, and today's also. So from all the participants, I extend my thanks to Dr. Ashish Linge sir for their wonderful lectures, along with yesterday's demonstration, and today's lecture was very informative, and आपने जो उसको narrate करते हुए सारे stories को explain किया है, that was heart touching sir. Thank you so much sir. Thank you. थैंक यू मैडम, Thank you. प्लेजर Thank you, sir. इंटरेक्टिंग विथ यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से इंटरेक्ट करके। और इमोशनल इंटेलिजेंस के सेशन जब जब मैं लेता हूँ ना, मुझे खुद को ही अंदर से बहुत अच्छी वाइब्स आती है, क्योंकि बहुत कम सेशंस में इमोशनल इंटेलिजेंस पे लेता हूँ, हमेशा ही रिसर्च पे बात करता हूँ। तो देखिए, खाना है, खाने में थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं, लोंचा या पापड़ आ जाता है तो जो स्वाद बढ़ जाता है, वैसे ही मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ हो जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात करता हूँ। तो थैंक्स टू यू प्रीति मैडम कि आपने मुझे मौका दिया इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात करने का। Yes. And thank you all the participants for well receiving my session, because I could read some comments in the chat box and I could see your smileys across the session. मैं देख पा रहा हूँ आपके थैंक्स, आपके thumbs up and all, कितने सारे all through the session में देख रहा था। तो thanks for your appreciation. Thank So you. see you soon. Yes. Good day sir. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, अभी अपना सेशन नहीं है, नेक्स्ट सेशन अपना 2:30 को रहेगा, 2:30 बजे रहेगा नेक्स्ट सेशन, 2:30 to 4 o'clock. दैट विल बी डिलीवर्ड बाय डॉक्टर शाइनी चीब मैडम ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट. Meanwhile, after taking your lunch, if you have any time, you go through the videos which are given on the Moodle site. और सेमिनार के टॉपिक्स सबके आ गए हैं मेरे पास, कल का टाइम टेबल मैंने डिस्प्ले कर दिया था. यू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर योर प्रेजेंटेशन. फ्रॉम मंडे वी विल बी हैविंग प्रेजेंटेशंस. ठीक है, जिनको मंडे को पीपीटी है वो लोग संडे रात तक मुझे पीपीटी सबमिट कर दीजिए. जो फॉर्म मैंने ऑलरेडी मूडल साइट पे अपलोड कर दिया है पीपीटी सबमिशन का भी. तो अभी आज से आपका टास्क रहेगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है आपको, अलॉन्ग विथ जो भी आईसीटी का पार्ट मैं दे रही हूँ असाइनमेंट में वो कंप्लीट करना है. ठीक है, तो अभी आप लंच ब्रेक लीजिए. अपना नेक्स्ट सेशन रहेगा 2:30 बजे, 2:30. ओके, कोणाला काही विचारायचं असेल तर विचारा. आज रिपोर्ट सबमिशन नाही आहे, आज तुम्हाला जे असाइनमेंट दिलं आहे मूडल साईटवर ते परफॉर्म करायचं आहे. ओके मॅम, Okay, ma'am. ठीक आहे, ओके चला 2:30 ओके. वाजता भेटूया. येस. ओके मॅडम मॅम, एक विचारायचं तुम्हाला.